एप आपकी 91 पसंद की टू स्टोरी चाहिए 105। जो आप सुनाना डिस्क्लेमर, चाहते हो। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, प्रीमियम टाइम लो पास जल्दी और से, दिमाग को बहुत रिलैक्स मजा करने आने के वाला है। उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए, तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और जरूरत से ज्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दें, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे जरूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 91, 40,000 की तनख्वाह। उस्ताद, आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना मीट बना सकते हैं? जगजीत सिंह ने अभी अभी एक प्लेट खत्म की थी, पर उनका मन अभी भरा नहीं था। जब स्टॉल पर भीड़ कम हुई, तो वे मोहित के पास आए और पूछने लगे। मोहित ने थोड़ा अंदाजा लगाया और कहा, लगभग 400-500 किलो तक। जगजीत खुश होकर बोले, अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आज ही 500 किलो का ऑर्डर बुक करता हूँ। कल सुबह मैं अपना बंदा भेज दूंगा माल उठाने के लिए। क्या ये हो पाएगा? मुझे बस 2 रसीली चाप, 1.5 किलो कान, 1 किलो नली और 1 किलो जालीदार ओझरी के हिसाब से पैकेट चाहिए। मेरे शोरूम के लड़के साल भर मेहनत करते हैं, तो कल मैं उन्हें भी एक बढ़िया दावत देना चाहता हूँ। अरे बाप रे! मोहित मन ही मन हैरान रह गया। वह थोड़ा परेशान था कि कल साल के पहले दिन सब बिकेगा या नहीं, पर अब तो लगता है कि उसका काम आज ही पूरा हो गया। जरा 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ कि इतना मीट बुक हो पाएगा या नहीं। फिर उसने अपना फोन निकाला और कुछ देखने का नाटक किया। मुख्य रूप से उसे यह पक्का करना था कि छुट्टी की वजह से कसाईखाना बंद तो नहीं है। जैसे ही उसने बावर्ची सिस्टम का बाजार खोला, उसे समझ आ गया कि चिंता की कोई बात नहीं है। दुकानें न केवल खुली थीं, बल्कि त्योहार के खास ऑफर भी चल रहे थे। ये वाजिब भी था, त्योहारों के समय ही तो मीट की खपत सबसे ज्यादा होती है। चाहे घर हो या रेस्टोरेंट, ये सबसे व्यस्त समय होता है। पुराना निंग अपने कसाईखाने में काम की निगरानी कर रहा था और कर्मचारी बड़े जोश के साथ ओवरटाइम कर रहे थे। सब लोग जी लगाकर काम करो, आज से लेकर साल के 5वें दिन तक सबको 3 गुना पगार मिलेगी और उसके बाद सबको 10 दिन की सवेतन छुट्टी मिलेगी। मालिक, आप बहुत दरियादिल हो। शुक्रिया निंग साहब, हाँ, 5 दिन में आधे महीने की कमाई करना तो गजब है। मालिक हो तो निंग साहब जैसा, वरना कुछ लोग तो बस खाली वादे ही करते हैं। दुआ है कि मालिक और तरक्की करें। पिछले साल 8 दिन की छुट्टी थी, इस बार सीधे 10 दिन कर दी। हाँ, मेरा बेटा भी यही काम करेगा। मजदूर कभी काम से नहीं डरते, वे बस मुफ्त में खटना नहीं चाहते। भावनाओं वाली बातों से ज्यादा असरदार नकद इनाम होता है। क्या मैं फिर कुछ भूल रहा हूँ? पुराना निंग अचानक कुछ याद आते ही बोला, ओए छोटे, जल्दी से 150 अगली चाप, 200 किलो कान, 150 किलो बीफ नली और 150 किलो जालीदार ओझरी तैयार करो। इन्हें अच्छे से साफ करके लुधियाना विंटर कार्निवल के पास मोहित का रसीला मीट वैन पर पहुंचा दो। ठीक है मालिक, आप आराम कीजिए, हम सब चकाचक करके भेज देंगे। पुराना निंग ने सिर हिलाया। उसकी टीम में सब पुराने खिलाड़ी थे, जो बिना गलती के काम करते थे। उधर जगजीत सिंह ने तुरंत अपना बटुआ निकाला, मोहित के सामने 100-100 के 100 नोट गिने और सीधे गले में डालते हुए बोले, ये लो 10,000 रुपये, बाकी मैं गाड़ी से लेकर अभी आता हूँ। मोहित ने जल्दी से कहा, अरे, सिर्फ बयाना दे दीजिए, उतना ही काफी है। जगजीत ने हाथ हिलाया, छोटा धंधा सिर्फ बयाने के भरोसे कैसे चलेगा? तुम यहाँ किसी से भी पूछ लो, जगजीत सिंह ने कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया। बस 5 मिनट में आया। इतना कहकर वे गली के मोड़ पर गायब हो गए और थोड़ी देर बाद एक काले प्लास्टिक के बैग के साथ लौटे। धप, उन्होंने वह बैग काउंटर पर रखा। छोटे उस्ताद, देख लो, इस बैग में 50,000 रुपये हैं। त्योहार का मौका है और मैं तुमसे ओवरटाइम करा रहा हूँ, जो ऊपर के पैसे हों उनसे मिठाई खा लेना। फिर वे मोहित की ओर झुके और धीरे से पूछा, वैसे उस्ताद, क्या तुम मेरे लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हो? कोई फालतू काम नहीं, बस यही रसीला मीट बनाना है। मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपये दूंगा। कितना? मोहित को लगा कि उसने गलत सुना है, उसने दोबारा पूछा। जगजीत हंसे, कम लग रहा है ना? मुझे भी लगा कि थोड़ा कम है। चलो, 40,000 रुपये महीना कैसा रहेगा? खाना पीना, रहना और बाकी सारी सुविधाएं मेरी तरफ से। सच तो ये था कि मोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अभी उसकी कमाई इस तनख्वाह से कहीं ज्यादा थी, पर 40,000 रुपये की पक्की नौकरी उसकी पिछली जिंदगी की कमाई से बहुत ज्यादा थी, और इसमें स्थायित्व भी था। पर अगले ही पल मोहित शांत हो गया। उसे पता था कि अगर वह कहीं टिक कर काम करना चाहे, तो वह सिर्फ इस मीट के दम पर इससे कहीं ज्यादा कमा सकता है।
पर अभी उसे पूरी दुनिया देखनी थी, वह इतनी जल्दी खुद को बांधना नहीं चाहता था। आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया, पर मैं अभी जवान हूं और दुनिया घूमना चाहता हूं। वैसे मेरे चाचा जी को भी रसीला मीट बनाना आता है। क्यों ना आप उनसे बात करें, शायद वे आपके यहाँ काम करना पसंद करें। चाचा जी तो मोहित के लिए ही परेशान थे, महीने के 40,000 रुपये की पक्की कमाई। बड़े महानगरों की बात छोड़ दें तो उत्तर भारत के शहरों में इसे एक बहुत अच्छी तनख्वाह माना जाता है। मेरा बस चलता तो मैं तेरी तरफ से अभी हाँ कर देता। चाचा जी अभी यह सोच ही रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि बात उनकी तरफ मुड़ गई है। मोहित की बात सुनकर जगजीत की आंखें चमक उठीं। यह मीट पकाने का हुनर खानदानी है, जाहिर है कि पुराने उस्ताद का हाथ जवान लड़कों से भी बेहतर होगा। क्या आप इन्हीं भाई साहब की बात कर रहे हैं? उन्होंने चाचा जी की ओर इशारा किया। मोहित के सिर हिलाने पर जगजीत ने अपने बटुए से एक बिजनेस कार्ड निकाला और चाचा जी को थमा दिया। मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं मुसाफिर स्पा और रिजॉर्ट का मालिक हूँ, यह मेरा कार्ड है। चाचा जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और कार्ड ले लिया। नमस्ते जगजीत साहब, मेरा नाम रामपाल है। जगजीत ने बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे की बात की। रामपाल जी, जो मैंने अभी कहा उस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको मंजूर हो तो छुट्टियों के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। चाचा जी थोड़े घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हाँ कहें या ना। उन्होंने घबराहट में मोहित की ओर देखा। मोहित बोला, जगजीत साहब ऐसा करते हैं, मैं आज रात चाचा जी से इस बारे में बात करूंगा और वे भी एक बर्तन मीट तैयार करेंगे। अगर कल आपको समय मिले तो आप चखने के लिए आ जाइएगा या हम खुद पहुंचा देंगे। फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? जगजीत जोर से हंसे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल सुबह जल्दी आऊंगा और फिर बात करेंगे। आप लोग काम जारी रखिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वे तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने सन्नी को फोन लगाया। बेटा, मान गया तुझे, आज तूने अपने बाप के लिए एक खजाना ढूंढ निकाला है। अगर यह काम बन गया तो मैं तुझे 2,000 रुपये का इनाम दूंगा। सन्नी अभी मछली पकड़ने की तैयारी ही कर रहा था, ये सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा। 2,000 रुपये? डैडी, आप सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच, सुबह बात पक्की होते ही मैं तुझे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अभी मैं फोन रखता हूँ, गाड़ी चलानी है। शुक्रिया डैडी। सन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। 2,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके परिवार के पास बहुत पैसा था, पर सन्नी की जेब हमेशा खाली रहती थी। उसके पिता का मानना था कि बेटियों को लाड प्यार से और बेटों को सख्ती से पालना चाहिए। उसके पिता कहते थे, लाडली बेटियों को कोई छीन न ले और सख्त बेटों में दूसरों की बेटियों को जीत लाने का दम हो। इसी वजह से उसकी बहन की पॉकेट मनी 20,000 रुपये थी, जबकि उसे सिर्फ 500 रुपये मिलते थे। अगर वह कॉलेज में पार्ट टाइम काम न करता तो उसके पास खाने के पैसे भी न होते। डैडी, आप जो भी कर रहे हो, बस वो सफल हो जाए। सन्नी ने मन ही मन प्रार्थना की। इधर चाचा जी घबराहट में मोहित को खींच रहे थे। भतीजे, तू पागल हो गया है क्या? मैंने तो बस तुझे कुछ बार काम करते देखा और हाथ बटाया है, तूने क्यों कह दिया कि मुझे मीट बनाना आता है? अध्याय 92, मेहमान नवाजी। मुसाफिर स्पा और रिजॉर्ट यकीनन लुधियाना के सबसे बड़े और शानदार रिजॉर्ट्स में से एक है। लगभग 25,000 वर्ग फुट में फैले इस 5 मंजिला रिजॉर्ट में वाटर पार्क, बच्चों के खेलने की जगह, शानदार स्पा, गर्म पानी के झरने, रेस्तरां, सिनेमा हॉल और गेमिंग जोन जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। सीधा सा मतलब है कि अगर आप सुबह यहाँ घुसें तो पूरे दिन मनोरंजन और खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोहित ने पहले चाचा जी के साथ घूमते हुए इसे बाहर से देखा था। जहां तक जगजीत सिंह की पेशकश का सवाल है तो वह पूरी तरह से गंभीर और ईमानदारी से भरी हुई थी। आज के दौर में हर चीज में नंबर 1 होना मायने रखता है। एक छोटे से रसीले मीट के स्टॉल को कम मत समझिए, जब मुसाफिर रिजॉर्ट जैसा बड़ा नाम इसे उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ रसीला मीट कहकर प्रचारित करेगा तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ना लाजमी है। अगर मीट का स्वाद वाकई वैसा ही निकला जैसा बताया जा रहा है तो एक कदम ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। चाचा जी की बात सुनकर मोहित मुस्कुराया और बोला, चाचा जी, भले ही आपको दूसरी चीजें बनाना मुश्किल लगे, पर यह रसीला मीट पकाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कच्चे माल की ताजगी। दूसरा, आंच पर नियंत्रण और सामग्री डालने का क्रम। और तीसरा, उस पुराने रसीले मसाले वाले शोरबे ब्रॉथ की देखरेख। माल की क्वालिटी की चिंता आपको है नहीं। पकाने का तरीका और आंच मैं आपको बाद में विस्तार से समझा दूंगा, बस उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे कम 95% स्वाद वही रहेगा। आखिरी बात है शोरबा, जो जितना पुराना होता है उतना ही बेहतर होता जाता है। बस इतना याद रखना कि हर बार मीट बनाने के बाद शोरबे को अच्छे से गर्म करना है ताकि वह खराब ना हो। मैं आपको मसालों का अनुपात लिख कर दे दूंगा, जो कभी कभी ऊपर से डालने होंगे। बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। चाचा जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आसान? मेरे लिए तो नहीं है। तू पैदाइशी बावर्ची है, मैं नहीं। ये काम इतना भरोसेमंद नहीं लग रहा।
मोहित ने सिर हिलाया। सच में चाचा, इसे इतना मुश्किल मत समझिए। जैसे फरारी कंपनी का मालिक कहता है कि गाड़ी सिर्फ 4 पहिए और एक इंजन है, वैसे ही यह रसीला मीट भी बहुत सीधा साधा है। मुझे आपको अकेले गांव वापस भेजने में थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ रुकना वाकई एक अच्छा विकल्प है। चलिए, ज्यादा बातें करने से बेहतर है कि काम शुरू करें। मैं आपको एक बार बनाकर दिखाऊंगा, फिर आप बनाएंगे और मैं आपकी मदद करूंगा, और फिर आप खुद कोशिश करना। आखिर में हम दोनों स्वाद चख कर देखेंगे। अभी वे बात ही कर रहे थे कि मीट की डिलीवरी आ गई। इस बार एक छोटी ट्रक आई थी जिसमें भारी मात्रा में सामान लदा था और साथ में 3 मजदूर भी थे। चारों ने मिलकर सामान उतारना और वजन करना शुरू किया और जल्द ही ट्रक खाली हो गया। छोटा डिलीवरी बॉय ने मोहित से साइन लेते समय मुस्कुराकर कहा, उस्ताद, आपका काम तो जोरों पर है। सिर्फ 2 दिनों में डिमांड 10 गुना बढ़ गई। मान गए? कागजों पर साइन करके मोहित ने जवाब दिया, बस किस्मत की बात है भाई। ये सारा माल एक बड़े साहब ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑर्डर किया है। छोटे ने अंगूठा दिखाया, ये तो आपके हाथ के हुनर का कमाल है, उस्ताद। मोहित मुस्कुराया और बोला, मेरे पास थोड़ा रसीला मीट बचा हुआ है। जरा रुकिए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा काटता हूँ। छोटे ने झट से मना किया, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी से कुछ भी लेने की मनाही है, मालिक को पता चला तो डांट पड़ेगी। तभी मोहित, जो पहले ही काउंटर के पास जाकर मीट निकाल चुका था, बोला, अरे, ये सिर्फ खाना है, और वह भी आपके अपने कसाई खाने का माल है। मैं थोड़ा हिस्सा निंग साहब के लिए भी पैक कर देता हूँ, आप उन्हें दे देना। फिर वे कुछ नहीं कहेंगे। छोटा जोर से हंसा, ठीक है भाई, फिर हम भी इस लजीज दावत का मजा लेते हैं। पंजाब में किसी को खाने पीने के लिए बुलाना रिश्वत नहीं, बल्कि भाईचारा माना जाता है। यह एक सामान्य सामाजिक व्यवहार है और कोई इसे गलत नहीं समझता। बाकी 3 मजदूर भी ये सुनकर खुश हो गए। मेहनत का काम करने के बाद भूख जल्दी लगती है, और दोपहर के खाने का समय भी था। पेट भरने के लिए इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती थी। वाह उस्ताद, तभी आपकी दुकान इतनी चलती है। सिर्फ आपको मीट काटते देख ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मोहित के हाथ में मीट देखकर छोटा तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वह रंग, वह लचक और ऊपर से पुराने निंग के कसाई खाने के माल की क्वालिटी, बिना चखे ही कोई भी बता सकता था कि यह रसीला मीट अव्वल दर्जे का है। मोहित ने अपने और चाचा जी के लिए शाम का थोड़ा हिस्सा अलग रखा और बाकी को 5 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्सा लगभग 1.5 किलो का था। उसने 4 हिस्से तो वैसे ही दिए, पर एक हिस्सा अच्छे से पैक किया, जाहिर तौर पर मालिक निंग साहब के लिए। भले ही मोहित को यह नहीं पता था कि सिस्टम निंग साहब को ऑर्डर कैसे पहुंचाता है, पर रात बेरात ऑर्डर देने से उनका काम बढ़ जाता था, इसलिए ये खाना उनकी मेहनत के लिए एक छोटा सा शुक्रिया था। उन चारों ने खुशी खुशी डिब्बे लिए। मीट से लबालब भरे डिब्बों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उस गहरी खुशबू को सूंघते ही उनकी लार टपकने लगी। शुक्रिया मोहित भाई, इस दावत के लिए। हम अब मना नहीं करेंगे। मोहित काउंटर पर थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च भी ले आया। अरे कोई बात नहीं, सादा सा खाना है। ये लीजिए मिर्च और लहसुन, आराम से खाए। इतना कहकर उसने एक डिब्बा चाचा जी को दिया और खुद भी खाना शुरू कर दिया। मेजबानों को खाता देख छोटे और उसके साथियों को और भी सहज महसूस हुआ। अगर उन्हें बाद में गाड़ी न चलानी होती, तो वे पक्का छोटे उस्ताद के साथ 2-2 हाथ मस्ती भी करते। छोटा बड़े चाव से खाने लगा। उसने डिब्बे के ऊपर मुंह झुकाया और चम्मच भरकर ढेर सारा मीट और चावल एक साथ मुंह में डाल लिया। चबाते समय उसके गाल फूल गए थे और उसके चेहरे पर असीम सुख था। जैसे ही मीट उसके मुंह में गया, उसे लगा जैसे पिछले कई सालों से वह जो मीट खा रहा था, वह बेकार था। ये स्वाद तो बिल्कुल अलग ही स्तर का था। यह इतना खुशबूदार और लजीज था। चाप की खाल इतनी नरम और चिपचिपी थी कि उसे चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस जुबान से छुआ और वह घुल गई। इसे ही कहते हैं असली रेशमी मजा। चावल के साथ वह कोमल चर्बी और भी लाजवाब लग रही थी। पंजाब के बासमती चावलों की अपनी एक खुशबू थी जो मीट के जायके को और बढ़ा रही थी। अरे वाह, ये टुकड़ा तो एकदम जेली जैसा लग रहा है, पर स्वाद में उससे कहीं बेहतर शायद बीफ की नस है। लगता है मैंने खुद जो सबसे अच्छा माल चुना था, ये वही है। अच्छा हुआ मैंने ईमानदारी से काम किया, हा हा। कड़क कड़क, ओहो, ये कान तो बड़े मजेदार हैं। वो कुरकुरापन कमाल का है, और स्वाद तो जानलेवा है। मेरे भगवान, कोई चीज इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। मोहित ने जो हिस्सा दिया था वह काफी ज्यादा था, लगभग 2 किलो मीट और चावल, पर छोटे और उसके साथियों की भूख के आगे वह 10 मिनट भी नहीं टिका। उन्होंने एक एक दाना ऐसे साफ किया जैसे डिब्बा मांजा गया हो। अपना पेट थपथपाते हुए उन्हें जिंदगी की असली संतुष्टि महसूस हो रही थी। उस्ताद, आपके मीट का कोई मुकाबला नहीं है। सच में, मैंने आज तक ऐसा रसीला मीट नहीं खाया। अगर मैं झूठ बोलूं, तो जो चोर की सजा वो मेरी। आह काश 2-4 निवाले और होते तो मजा आ जाता। अध्याय 93, सूरज का शुक्रिया। मालिक, हम वापस आ गए। पुराने निंग का कसाईखाना त्योहार के रंग में रंगा हुआ था। सभी कर्मचारी अपना काम छोड़कर मेजों के इर्द गिर्द बैठे हंसी मजाक कर रहे थे।
ये साल भर के बोनस बांटने का समय था। जैसे ही छोटा और बाकी लोग वापस आए, बोनस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई ताकि सब समय पर घर जाकर साल की आखिरी रात मना सकें। इतनी देर क्यों कर दी? जल्दी जाओ, हाथ मुंह धो लो और बोनस लेने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, वह मोहित उस्ताद हमें खाना खिलाने पर अड़ गए थे। अब मना करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ मिनटों की देरी हो गई। उन्होंने आपके लिए भी एक हिस्सा भेजा है। उसने बैग निंग साहब को थमाया और कहा, मालिक, आपको अंदाजा नहीं है, मोहित भाई का रसीला मीट वाकई लाजवाब है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। हमारी फैक्ट्री का माल उनके हाथों में जाकर जैसे अमृत बन गया। आप मानेंगे नहीं, रास्ते भर इस खुशबू को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था। नाक में ऐसी महक समा रही थी कि अगर हम अभी पेट भर कर न आए होते तो रास्ते में ही इस पर टूट पड़ते। निंग साहब ने उत्सुकता से बैग लिया, क्या वाकई यह उतना ही अच्छा है जितना तुम कह रहे हो? छोटा बोला, एक बार चख कर देखिए, खुद जान जाएंगे। अभी गर्म है, मजा आ जाएगा। हम तब तक हाथ धोकर आते हैं। जाओ जाओ, जल्दी करो, हम बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। निंग साहब ने प्लास्टिक बैग से डिब्बा बाहर निकाला। आसपास के मजदूर भी उत्सुकता से उस डिब्बे को देखने लगे। पारदर्शी ढक्कन के ऊपर से ही मीट का गहरा सुर्ख रंग बड़ा ही लुभावना लग रहा था। निंग साहब को देखते ही भूख लगने लगी। ढक्कन खोलते ही खुशबू का एक ऐसा झोंका उठा कि निंग साहब ने अनजाने में एक गहरी सांस ली। मीट की वह सौंधी महक देखकर वे बहुत संतुष्ट हुए, आखिर उनके कसाई खाने का माल था, इतना खुशबूदार तो होना ही था। पोरक की खाल का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते ही उम्र भर मीट के शौकीन रहे निंग साहब दंग रह गए। वह कोमल और लचीली बनावट, वह बेमिसाल जायका, मांस का रेशा रेशा चीख कर कह रहा था कि यह शहर का सबसे बेहतरीन मीट है। डॉट डॉट डॉट, ये लीजिए चाचा, अब आप खुद कोशिश कीजिए, मैं यहीं पास खड़ा हूं। मोहित के हटने पर चाचा जी थोड़े घबराए हुए चूल्हे के पास आए। उन्होंने आंखें बंद की और मोहित द्वारा सिखाए गए हर एक कदम को दोहराने लगे। धोना, उबालना, झाग साफ करना, फिर ताजे पानी से निथार कर रसीले मसालों वाले बर्तन में डालना। चाचा जी ने अपनी याददाश्त के दम पर हर कदम पूरी सटीकता से किया। जब बीफ की नसें बर्तन में गईं, तब जाकर उन्हें चैन आया। मीट पकाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता था। मोहित ने तारीफ की, चाचा, आपकी याददाश्त बहुत तेज है, हर काम एकदम सही हुआ है। अब बस सही समय पर बाकी सामान डालना है। चाचा जी ने सिर हिलाया। जब बर्तन का शोरबा उबलने लगा, तो उन्होंने सावधानी से घड़ी की ओर देखा। मोहित ने उन्हें पकाने का कोई तय समय नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि वह हुनर छिपाना चाहता था, बल्कि बात यह थी कि चाचा जी उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। समय कभी कम लगता है तो कभी ज्यादा, यह मीट की ताजगी पर निर्भर करता है। चाचा जी के पास मोहित जैसा हवा की आहट और खुशबू की पहचान वाला हुनर नहीं था, इसलिए मोहित ने उन्हें सिस्टम द्वारा तय किया गया वह समय सिखाया जो पूर्णता के सबसे करीब था। 100 में से स्थिर 99 नंबर लाना, 90 और 100 के बीच झूलने से बेहतर है। चाचा जी पूरी तरह एकाग्र थे। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। टिंग, जैसे ही समय पूरा हुआ, चाचा जी के दिमाग में जैसे कोई अलार्म बजा और उन्होंने तुरंत आंच बंद कर दी। कैसा बना है? चाचा जी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मोहित ने हवा में तैरती महक को सूंघा। भले ही यह उसके अपने जादुई स्वाद के बराबर नहीं था, पर सिस्टम के मानकों के हिसाब से एकदम सटीक था। बहुत बढ़िया चाचा, थोड़ी देर इसे रस सोखने देते हैं, फिर स्वाद चखेंगे। तड़ तड़, धूम, धड़ाक धड़ाक, अचानक एक शोर से आसमान गूंज उठा। पहले तो वे चौंके, पर तुरंत समझ गए। वैन की खिड़की से दूर आसमान में सुनहरे और रंगीन नज़ारे दिखने लगे थे। साल की आखिरी रात, आतिशबाजी का नज़ारा। मोहित और चाचा जी खिड़की के पास खड़े हो गए। रात के काले अंधेरे में पटाखे फूलों की तरह खिल रहे थे। वे ब्रह्मांड के किसी जादू की तरह कभी टूटते तारे बनते तो कभी चमकते हुए गुलदाउदी के फूल। हर पटाखे का अपना रंग और आकार था, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, सब रत्नों की तरह चमक रहे थे। मोहित को याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार पटाखे कब देखे थे। दिल्ली में हर साल खूब आतिशबाजी होती थी, पर फिर न जाने कब किसी विद्वान ने कह दिया कि इससे प्रदूषण होता है, और वे गायब हो गए। चाचा जी खुशी से बोले, नए साल का एहसास इन पटाखों के बिना अधूरा है। मोहित ने हामी भरी, क्यों न हम टीवी पर नए साल का प्रोग्राम देखें, चाचा। चाचा जी तैयार हो गए, जरूर, मैं थोड़े मूंगफली के दाने लाया हूं, खाते हुए देखेंगे। मोहित रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास कुछ बेहतर है। वह अलमारी से एक बड़ा कटोरा निकाल लाया, जो रसीले मीट से लबालब भरा था। यह मैंने पहले ही बचा लिया था, बस आज की रात के लिए। रात के 9 बज रहे थे। जैसे ही मोहित ने टीवी चलाया, नए साल का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका था। ठीक उसी समय नीले कुर्ते पहने 2 कलाकार मंच पर आए। अरे, ये तो वही भाई साहब हैं जिन्होंने उस दिन मेरी दुकान पर आकर मेरा शुक्रिया अदा किया था। मंच पर आने वाले कलाकार कोई और नहीं, बल्कि सूरज सन यनपेंग और उसका साथी विक्की यू थे। ये पहली बार था जब वे इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुति दे रहे थे।
दोनों अनुभवी थे और बिना किसी घबराहट के अपनी बातों से जादू बिखेर रहे थे। सूरज ने बड़े गंभीर होकर कहा, विक्की भाई मुझसे कह रहे थे कि उन्हें पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा। और बोले कि जब पैसा आ जाएगा तो उसे पानी की तरह बहा देंगे। विक्की ने हैरानी से पूछा, कैसे बहाओगे? सूरज ने मजाकिया चेहरा बनाया, कैसे बहाओगे? अरे भाई, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैसे उड़ाना नहीं आता। मैं बताता हूँ, तंदूरी कुलचे खरीदो, 2 खरीदो, 1 खाओ और 1 फेंक दो। इसे कहते हैं रईसी। विक्की चिढ़कर बोला, तुम तो रईसी के नाम पर धब्बा हो भाई। इतना पैसा कमाकर भी मैं सिर्फ कुलचा ही खरीदूंगा। लोग गाड़ियां खरीदते हैं और मैं कुलचे पर अटका हूँ। गाड़ी, उसमें क्या होता है? क्या वह स्वादिष्ट होती है? अरे खाने की चीज नहीं है वो। अगर खा नहीं सकते तो खरीदने का क्या फायदा? अच्छा बाबा ठीक है, बहस छोड़ो। तो क्या मैं रईस बनकर कुलचे लाया? लाया, 1 खाया और 1 फेंक दिया। मैं अन्न बर्बाद करने वाला इंसान नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी शोहरत तो दूर दूर तक है। लोग कहते हैं कि जब तुम चिड़ियाघर से निकले थे तो सारे हाथी रोने लगे थे, क्योंकि उनके हिस्से का खाना भी तुम चट कर गए थे। विक्की चिल्लाया, इसकी बकवास पर यकीन मत करना, मैंने हाथियों का खाना नहीं छीना। पर सच बताओ, क्या मैंने कुलचा फेंका? फेंका, फेंकते ही पछतावा हुआ और विक्की भाई बिजली की रफ्तार से झपटे। इससे पहले कि कुलचा जमीन को छूता, इन्होंने हवा में ही उसे अपने मुंह में दबोच लिया। सूरज ने वह दृश्य आंखें सिकोड़कर अभिनय के साथ दिखाया, जिसे देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जायकेदार, हट, क्या मैं कुत्ता हूं जो हवा में लपकूंगा? विक्की ने सूरज को धक्का दिया और फिर दोनों हंसते हुए दर्शकों का शुक्रिया अदा करने लगे। अध्याय 94, क्या अब मैं राष्ट्रीय मंच पर मशहूर हो रहा हूं? इस समय सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के बीच जबरदस्त चर्चा छिड़ गई थी। अरे भाई, हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद ही हाथी का वजन 20 किलो बढ़ गया। ये विक्की यू कितना खाता होगा? हाथी भी रो रहा है। आखिर विक्की बेचारे हाथी का कितना खाना चट कर जाता था। हा हा हा। मानना पड़ेगा, सूरज और विक्की की जोड़ी बेमिसाल है। आज रात का इनका कॉमेडी एक्ट देखकर मजा आ गया। इससे पहले जो प्रोग्राम चल रहे थे उनसे तो ताश खेलना ज्यादा मजेदार था। मुझे तो इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि सूरज ने रईस होने के बाद जिस कुलचे का जिक्र किया उसके पीछे का असली माजरा क्या है। क्या वह सिर्फ एक जोक नहीं था? हा हा, तुम नहीं समझे। भले ही वह जोक था, पर उसके पीछे एक गहरी कहानी है। गहरी कहानी? भाई, जल्दी बताओ, मुझे गपशप सुनना बहुत पसंद है। यह उस नाटक से भी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। बात तब की है जब सूरज दिल्ली में संघर्ष कर रहा था। उसे लो ब्लड शुगर की समस्या थी और हाईवे पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। किस्मत से, कुलचे बेचने वाले एक भले आदमी ने उसे कुलचों का थैला दिया और उसकी जान बचाई। बाद में सूरज खुद उस शख्स का शुक्रिया अदा करने गया। उस आदमी ने रत्ती भर भी घमंड नहीं दिखाया और कोई तोहफा तक नहीं लिया। सब जानते हैं कि सूरज एहसान चुकाने वालों में से है, इसलिए उसने आज के एक्ट में ये कहानी जोड़ी ताकि उस भले आदमी को थोड़ी पहचान मिल सके। पर वह दुकानदार भी गजब का बंदा है, वह एक जगह टिकता ही नहीं है। सही कहा, मैं तो उसे ढूंढने तिमारपुर बस्ती तक गया था। किस्मत से वह मुझे मिल गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके बनाए कुलचे कितने स्वादिष्ट होते हैं। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन कुलचे। जैसे ही उसने स्टॉल लगाया, बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई 100 दे रहा था, कोई 200। बाहर वाले को लगता जैसे कहीं मुफ्त में अंडे बंट रहे हों। शायद तुमने अभी तक हमारे शहर का स्वाद नहीं चखा। एक बार यहाँ आओ, यहाँ के पकवानों का मजा ही अलग है। ऊपर वाले भाई, मैं भी उसी शहर से हूँ। मैं अपने शहर की बुराई नहीं कर रहा, पर उस उस्ताद के हाथ का जायका सच में टक्कर देने वाला है। वह शहर की 90% दुकानों को फेल कर सकता है। उसके कुलचों का आटा इतना नर्म और मसालेदार है कि मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। क्या वह अभी भी कुलचे बेच रहा है? बातें सुनकर ही मेरा मन ललचा रहा है। नहीं भाई, उस बंदे ने पहले नूडल्स बेचे, फिर कुलचे और अब पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो उसे ढूंढने के लिए अखबार में लापता का विज्ञापन देने वाला हूँ। ही, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? वह उस्ताद फिर से मिल गया है, लुधियाना विंटर कार्निवल के ठीक सामने वाली गली में। कुछ दिन पहले धीरज दी रंजीत ने अपने लाइव स्ट्रीम में उसकी दुकान दिखाई थी। अब वह बंदा रसीला मीट बेच रहा है। धीरज ने उसे 5 स्टार रेटिंग दी है। मैं उस वक्त लुधियाना में ही था और सच कहूं तो उस रसीली चाप को याद करके ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं तो सबको सलाह दूंगा कि मौका मिले तो लुधियाना जरूर जाएं। वहां पर्यटकों का बहुत ख्याल रखा जाता है। उस दिन एक दुकानदार ने मुझे ठगने की कोशिश की। 5 मिनट के अंदर बाजार समिति के लोग पहुंच गए, दुकानदार पर भारी जुर्माना लगाया और मेरा नुकसान भी पूरा कराया। बिल्कुल, वहां आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रम भी कमाल के होते हैं। मैं अभी लुधियाना में ही हूं और घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मोहित ने अपनी ठुड्डी खुजलाई, क्या वह वाकई मशहूर हो रहा था? पर सच तो ये था कि मशहूर होना या न होना उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। उसे बस एक बात पर पक्का भरोसा था, जब तक उसका बनाया खाना स्वादिष्ट है, उसे कहीं भी जाकर बिक्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तभी चाचा जी अचानक उठे, रसोई की ओर गए और ठंडी हो चुकी बीफ की नसें निकालीं। उन्होंने 2 टुकड़े लिए, उनके स्लाइस काटे, प्लेट में सजाया और वापस कमरे में आ गए। लो भाई, तैयार है। चख कर देखो कैसा बना है। चाचा जी को इस तरह उत्साहित देख मोहित को बहुत खुशी हुई। फौज की नौकरी की वजह से चाचा जी में समय का बड़ा पक्का अनुशासन था, जो रसीले मीट के लिए एकदम सही था, क्योंकि यहाँ समय का ही सारा खेल है। मोहित ने बीफ की नस का एक टुकड़ा उठाया। वह बिल्कुल वैसा ही नर्म और लचीला दिख रहा था जैसा मोहित खुद बनाता था। उसने चखा, तो बनावट और स्वाद में लगभग कोई अंतर नहीं था। वह मामूली सा फर्क शायद कोई बहुत बड़ा पारखी ही पकड़ पाता। मोहित मुस्कुराया और बोला, चाचा जी, खुद चख कर देखिए। मुझे तो ये बिल्कुल मेरे हाथ जैसा ही लग रहा है। अरे, मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा। पक्का? चाचा जी को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने चॉपस्टिक उठाए और खुद भी एक निवाला लिया। वह कोमल बनावट और मसालों की गहरी खुशबू, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यह उन्होंने बनाया है। क्या ये वाकई मैंने बनाया है? मोहित ने पुष्टि की, हाँ चाचा, जैसा मैंने कहा था, रसीला मीट बनाना दरअसल काफी आसान है। सबसे जरूरी वह बर्तन और मसालों का शोरबा है। जब तक उसे संभाल कर रखा जाए और वह खराब न हो, आप जितना चाहें उतना मीट बना सकते हैं। चाचा जी ने उत्साह में मोहित का कंधा थपथपाया, तू तो हमारे खानदान के लिए किस्मत का तारा बनकर आया है। क्या ये शोरबा पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जा सकता है? इसका मतलब है कि हम इस एक बर्तन के भरोसे पूरी जिंदगी ठाठ से जी सकते हैं। मोहित ने सिर हिलाया, सैद्धांतिक रूप से इसे हमेशा के लिए चलाया जा सकता है। चाचा जी जोर से हंसे, ये तो कमाल की बात है। जब तेरा बच्चा होगा, तो मैं ये हुनर उसे सौंप दूंगा। मोहित ने उन्हें थोड़ा अजीब नजरों से देखा, चाचा जी, आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। मैं तो बस आज़ादी से जीना चाहता हूँ और जहाँ मन करे वहाँ घूमना चाहता हूँ। मुझे किसी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया हो। मोहित ने अचानक चाचा जी को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक में कहा, चाचा जी, कहीं आपका इरादा तो फिर से घर बसाने का नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में फिर से बहार आने वाली है? चल हट बदमाश। दोनों के पास आलस करने का ज्यादा समय नहीं था। आखिर वैन के दरवाजे के पास मीट का बड़ा ढेर इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती थी कि वे लुधियाना में थे, जहां दरवाजा खोलते ही बाहर का वातावरण किसी बड़े रेफ्रिजरेटर जैसा था, वरना सारा मीट खराब हो जाता। एक बर्तन, 2 बर्तन, 3 बर्तन। मोहित बस दरवाजे के पास खड़ा होकर देखता रहा, उसने चाचा जी के काम में जरा भी दखल नहीं दिया। जैसा उसने कहा था, ये काम वाकई आसान था। तीसरे बर्तन तक पहुंचते पहुंचते चाचा जी काफी कुशलता से काम करने लगे थे। जब मीट लगभग तैयार हो गया, तो मोहित ने चाचा जी को मीट काटने और सलाद चटपटी डिश बनाने की बारीकियां भी समझा दी। चूंकि चाचा जी हमेशा खुद के लिए खाना बनाते आए थे, इसलिए इन बातों को पकड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। मोहित को लगा कि चाचा जी अब उसके हुनर का लगभग 80% सीख चुके हैं, जो किसी भी बड़े रिजॉर्ट में शेफ बनने के लिए काफी था। मैं इतना आत्मविश्वासी कब से हो गया? अध्याय 95, रसीली सब्जियां मीट से भी ज्यादा जायकेदार हैं। उस्ताद का हाथ तो वाकई कमाल का है। तो फिर क्या विचार है? मेरे यहाँ काम करने में दिलचस्पी है। साल के पहले दिन की सुबह, जगजीत सिंह अपने कुछ खास लोगों के साथ मोहित की वैन पर पहुंच गए। उन्होंने दूसरों के आने और बधाई देने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही यहाँ चले आए। चाचा जी के हाथ का बना मीट चखने के बाद उन्होंने तुरंत उन्हें काम पर रखने का फैसला कर लिया। मोहित ने धीरे से चाचा जी की पीठ थपथपाई और उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया। चाचा जी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, जी साहब, आपकी इस दरियादिली के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जगजीत सिंह ने बड़े चाव से चाचा जी का कंधा थपथपाया, अब से हम एक परिवार की तरह हैं, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको ठीक लगे, आप सीधे काम पर आ जाना। पगार और बाकी शर्तों पर तो हमारी बात हो ही चुकी है। जोर से हंसते हुए जगजीत सिंह ने फिर मोहित का कंधा थपथपाया। मोहित बेटा, तुम्हारा रसीला मीट वाकई बहुत दमदार है। कल जब मेरे पुराने यार डिनर पर आए, तो पहले तो नखरे कर रहे थे कि साल के आखिरी महीने में बहुत मीट खा लिया है, अब कुछ हल्का खिलाओ। पर जैसे ही मैंने तुम्हारा रसीला मीट उनके सामने रखा, वे उस पर ऐसे टूटे कि लगभग आपस में भिड़ गए। सबने इतना डटकर खाया कि क्या बताऊं। जब वे यहाँ से गए, तो सबके पेट गुब्बारे की तरह फूले हुए थे और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। हा हा हा। ये बात बताते हुए जगजीत सिंह के चेहरे पर एक खास चमक थी। अपने पुराने दोस्तों को इस तरह स्वाद के जाल में फंसाना उनके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। उस रात की दावत से उनकी साख काफी बढ़ गई थी। अपनी बात खत्म करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके आदमी सारा सामान पैक कर चुके हैं, तो उन्होंने विदा ली। अब आप दोनों आराम कीजिए, साल का पहला दिन है और काफी काम होगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। 1-2 दिन में आप मेरे रिजॉर्ट पर आ जाइएगा, एक तो वहां के स्पा का आनंद लेने और दूसरा काम की जगह को करीब से समझने के लिए। फिर मिलते हैं। जगजीत साहब बड़े फुर्तीले इंसान थे। बात खत्म करते ही वे घूमे, गाड़ी में बैठे और निकल गए। मोहित वापस वैन के अंदर जाने लगा, पर चाचा जी अभी भी वहीं बुत बने खड़े थे।
मोहित ने उन्हें टोका, चाचा जी अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। चाचा जी ने थोड़ा नासमझी भरे अंदाज में पूछा, क्या क्या मेरा इंटरव्यू वाकई कामयाब हो गया? 40,000 महीना। मोहित मुस्कुराया, इसे बहुत ज्यादा मत समझिए। हमारे इस बर्तन के स्वाद और पिछले कुछ दिनों में जो नाम हमने कमाया है, अगर आप यहीं स्टॉल लगाते रहें तो इससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे। अरे वह बात कैसे बराबर हो सकती है? यहाँ तो पक्की और पगार वाली बात है। 40,000, ये तो मेरी पिछली 6 महीने की कमाई के बराबर है। बहुत जल्द हम शहर में अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ लेंगे। मोहित ने सिर हिलाया और वापस वैन के अंदर चला गया। पिछले कुछ दिनों से उसने बहुत ज्यादा मीट खा लिया था, इसलिए आज उसका इरादा कुछ रसीली सब्जियां बनाने का था ताकि पेट को थोड़ा आराम मिले। रसोई में बड़े बड़े बर्तन सजे थे, जिनमें सुबह से भिगोई हुई समुद्री घास, काले मशरूम, फंगस, मूंगफली, छिले और कटे हुए कमल ककड़ी के टुकड़े, आलू के स्लाइस और कुछ ताज़ा गोभी और मशरूम रखे थे। मोहित ने अपने दोनों हुनर, हवा की आहट और खुशबू की पहचान और परखती नजरें का पूरा इस्तेमाल किया। उसने हर सब्जी को बिल्कुल सही समय पर मसालों के रस में डाला और निकाला। देखते ही देखते ताज़ा सब्जियां चटपटी रसीली सब्जियों में बदल गईं। सब्जियों को थोड़ा ठंडा करने के बाद मोहित ने हर सब्जी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोटी कटोरियों में निकाला। उसने चॉपस्टिक से कमल ककड़ी का एक टुकड़ा उठाया, जिसका रंग गहरा लाल भूरा हो चुका था और उसमें से मसालों की सौंधी खुशबू आ रही थी। मोहित ने जानबूझकर 9 छेद वाली कमल ककड़ी चुनी थी। आमतौर पर कमल ककड़ी 7 या 9 छेद वाली होती है। 7 छेद वाली में स्टार्च ज्यादा और पानी कम होता है, जो उबलने के बाद नरम हो जाती है और हलवे या सूप के लिए अच्छी होती है। लेकिन 9 छेद वाली में पानी ज्यादा होता है, जिससे वह कुरकुरी बनी रहती है और रसीली सब्जियों के लिए सबसे अच्छी होती है। आंच और समय का तालमेल इतना सटीक था कि कमल ककड़ी का कुरकुरापन बरकरार था। जैसे ही मोहित ने उसे चबाया, एक आवाज आई, कड़क कड़क। हर बाइट के साथ कमल ककड़ी का ताज़ा रस बाहर निकल रहा था, जिसकी अपनी एक कुदरती मिठास थी जो मसालों के साथ मिलकर गजब का स्वाद दे रही थी। कमल ककड़ी के उस कुरकुरेपन से मोहित बहुत संतुष्ट हुआ, फिर उसने काले मशरूम का एक टुकड़ा मुंह में डाला। चट चट। इसकी बनावट कमल ककड़ी जितनी सख्त तो नहीं थी, पर इसमें एक अलग ही तरह की कोमलता और कुरकुरापन था। मोहित को लगा कि यह बनावट काफी हद तक मसालों वाले कान पिग्स जैसी थी, पर उससे कहीं ज्यादा कोमल, जैसे बाहर एक कुरकुरी परत हो और बीच में नरम गोश्त। वह कोमल, लचीली और चिकनी बनावट ऐसी थी कि उसमें मसालों का हर जायका समा गया था। उसकी अपनी हल्की मिठास मसालों के तीखेपन के साथ मिलकर एक ऐसा स्वाद बना रही थी जिसका मुकाबला कोई मीट नहीं कर सकता था। तभी चाचा जी ने अपनी पसंद की बोतल निकाली, कुछ मूंगफली के दाने उठाए और गिलास से एक बड़ा घूंट भरा। मुंह से गर्माहट भरी सांस छोड़ते हुए चाचा जी को पूरे शरीर में स्फूर्ति महसूस हुई। फिर उन्होंने एक पूरा मशरूम मुंह में डाल लिया। मोहित ने बड़े मशरूमों पर बस एक क्रॉस का निशान लगाया था ताकि मसालों का रस अंदर तक चला जाए। जैसे ही मशरूम चाचा जी के मुंह में गया, उन्हें उसकी ताजगी का एहसास हुआ। चबाते ही मशरूम की वह मांसल बनावट देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उस मोटे मशरूम में एक तरह का लचीलापन था जो दांतों के दबाव का विरोध कर रहा था, और उसी के बीच से मसालों का रस लगातार बाहर निकल रहा था। वह स्वाद इतना गहरा था कि उसके आगे मीट भी फीका लग रहा था। चाचा जी ने एक और घूंट भरा और उत्साह में बोले, सिर्फ इस मशरूम के लिए मैं रसीली चाप भी छोड़ सकता हूँ। भतीजे, मुझे इस मशरूम को पकाने का सही समय जरूर सिखाना, मुझे लगता है कि यह मीट से भी बेहतर है और लोग इस पर टूट पड़ेंगे। मोहित ने बियर की एक बोतल खोली। उसे तेज शराब से ज्यादा बियर का ठंडा और हल्का स्वाद पसंद था। इन सब में सबसे मुश्किल था आलू के स्लाइस को सही से पकाना। ज्यादा देर होने पर वे हलवा बन जाते और कम देर में वे कच्चे और खट्टे रह जाते। पर अपने हुनर के दम पर मोहित ने आलू को बिल्कुल सही तरीके से पकाया था। आलू को काटते ही उसकी जो आवाज आई, उससे मोहित को तसल्ली हो गई। चबाते समय वह आलू की अपनी सौंधी महक और मसालों के गाढ़े रस का लुत्फ ले पा रहा था। जुबान पर आलू की कुदरती मिठास और मसालों का तीखापन एक लंबा असर छोड़ रहा था। गोभी का स्वाद भी बेमिसाल था। गोभी के वे छोटे फूल मसालों के रस को सोख कर नरम हो गए थे, पर उनमें अभी भी एक जरूरी कुरकुरापन बाकी था। हर बार चबाने पर मसालों की खुशबू गोभी के ताज़ा स्वाद के साथ मिलकर एक अनोखा और संतुलित जायका पैदा कर रही थी। अध्याय 96, रसीली डिश और ठंडी बियर। मोहित ने बियर की बोतल उठाए और चाचा जी की बोतल से टकराकर गट 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 करते हुए एक साथ 3 बड़े घूंट भर लिए। ठंडी बियर उसके मुंह में किसी ताज़ा झरने की तरह बही, जिसने एक ताजगी भरा एहसास दिया। उस सुनहरे तरल में जौ माल्ट की तेज खुशबू थी और हर घूंट के साथ बारीक बुलबुले जुबान पर थिरक रहे थे, जो हल्का सा तीखापन दे रहे थे। वह तरल गले से नीचे उतरा तो पीछे एक हल्की मिठास और थोड़ा कड़वा स्वाद छोड़ गया। बियर का जायका गहरा और भरपूर था, जौ की खुशबू उस हल्की कड़वाहट के साथ मिलकर मदहोश कर देने वाली थी। जैसे ही उसने इसे गटका, उसे अपने गले में एक रेशमी एहसास हुआ। उस कड़कड़ाती ठंडक ने मोहित को अनजाने में एक बार कंपा दिया। जब बियर पेट में जाकर स्थिर हुई, तो जुबान की जड़ पर एक हल्का खट्टा मीठा स्वाद रह गया।
इससे मोहित को कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसकी भूख और ज्यादा भड़क उठी। उसकी नजरें मेज पर रखी रसीली सब्जियों और मीट पर जम गईं, जिनकी दिलकश खुशबू उसे बुरी तरह ललचा रही थी। चाचा जी धीरे से हंसे, कैसा लगा? थोड़ी बियर पीने के बाद खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है ना? मोहित ने सिर हिलाया, वाकई चाचा। खासकर बियर की वह कड़वाहट मुंह में कुछ और डालने की इच्छा जगाती है। यही तो बात है। लेकिन अगर तू इसी तरह बोतल से बियर पिएगा, तो पेट जल्दी भर जाएगा और तू न तो ढंग से पी पाएगा, ना खा पाएगा। इतना कहकर उन्होंने एक गिलास निकाला, बोतल उठाई और धीरे धीरे डालना शुरू किया। इस बियर में झाग बहुत है। अगर तुम डालते समय झाग को बाहर नहीं निकलने दोगे, तो पीने के बाद पेट फूला फूला महसूस होगा। मोहित ने सिर हिलाया, उसे लगा कि आज उसे एक और नई बात सीखने को मिली है। तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज ने उन्हें टोक दिया। उस्ताद, अकेले अकेले इन पकवानों का मजा मत लीजिए। थोड़ा रसीला मीट हमें भी बेच दीजिए। उस अचानक आए आवाज ने मोहित और चाचा जी को चौंका दिया। जगजीत सिंह के बड़े ऑर्डर की वजह से उन्होंने आज दुकान खोलने का नहीं सोचा था, तो फिर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ कौन आ गया? पंकज फंग जनहुई मुस्कुराया और मोहित से बोला, मैं नए साल की बधाइयां देने निकला था। इत्तेफाक से कल ही सुना था कि यहाँ का रसीला मीट बहुत जबरदस्त है, तो बस देखने चला आया। आपको इतने मजे से खाते देख मेरा भी मन ललचा गया। थोड़ा चखने के लिए खरीदना चाहता हूँ। वैन में अभी भी थोड़ा मीट बचा था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा चाप खरीदी थी ताकि चाचा जी उस पर अभ्यास कर सकें। अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए मोहित खड़ा हुआ और बोला, अभी मुख्य रूप से रसीली चाप ही है, पर कुछ रसीली सब्जियां भी बची हैं। 30 रुपये पाव के हिसाब से मिलेंगी। कितना दून? पंकज ने उस कटोरे की ओर देखा जिससे मोहित अभी खा रहा था। वह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। मुझे एक पूरी चाप और आधा किलो रसीली सब्जियां दे दीजिए। सामान लेकर और पैसे चुकाकर पंकज खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जब पंकज के माता पिता ने अपने बेटे को हाथ में थैली लेकर आते देखा, तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तू तो बधाई देने गया था ना? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, और यह हाथ में क्या है? पंकज ने थैली लहराते हुए कहा, मैं विंटर कार्निवल के पास से गुजर रहा था, तो वहां रसीला मीट बिकते देखा और घर के लिए ले आया। पंकज के पिता ने गुस्से में मेज की ओर इशारा किया, तू फालतू पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा कि घर में पहले से ही कितना मीट बना रखा है? मेज पूरी तरह से रसीली चाप, ग्रेवी वाले मीट, भुने हुए मुर्गे और सरसों के साग मक्के की रोटी से भरी पड़ी थी। हम सिर्फ 3 लोग हैं और इतना खाना बना है, ऊपर से तू और मीट ले आया। तुझे क्या लगता है कि तेरी माँ के हाथ के खाने में स्वाद नहीं है? ये सुनते ही पंकज की माँ ने अपने बेटे की तरफ बड़े ही नाराजगी भरे अंदाज में देखा। क्या बात है? क्या तुझे अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा? उस पल पंकज को लगा जैसे उसके चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा हो। नहीं नहीं माँ, मेरी बात तो सुनिए। ये वही रसीला मीट है जो कल रात नेशनल टीवी पर सूरज और विक्की की कॉमेडी में बताया गया था। वही उस्ताद इसे बना रहा है। पंकज की माँ की आंखें और भी तल्ख हो गईं और उनकी आवाज ठंडी पड़ गई। तो तेरा मतलब है कि किसी गली के दुकानदार का बनाया मीट मेरी दशकों की मेहनत और हुनर से बेहतर है? पंकज डर के मारे कांपने लगा। उसकी माँ की नजरें ऐसी थीं जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। हे भगवान, लगता है आज मेरी शामत आने वाली है। पंकज को यह नहीं पता था कि कल रात उसकी मां रसोई में पकवान बनाने और अपनी सहेलियों से गप्पे मारने में इतनी व्यस्त थी कि उसने टीवी देखा ही नहीं था। और अगर देखा भी होता, तो उसे इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं का पता नहीं चलता। माँ, मुझे एक मौका तो दो। इस मीट को मशहूर ब्लॉगर धीरज ने भी 5 स्टार रेटिंग दी है। आपने पूरे साल परिवार के लिए इतनी मेहनत की है, तो मैंने सोचा आपके सम्मान में कुछ खास ले चलूं। इतना कहकर उसने अपने पिता की ओर आंखों से इशारा किया, इस उम्मीद में कि वे उसके पक्ष में कुछ बोलेंगे। पिताजी ने सिर हिलाया, अपना गला साफ किया और बोलने ही वाले थे। जैसे ही पंकज की आंखों में उम्मीद की किरण जागी, पिताजी के अगले शब्दों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। मैं जरा बाहर जाकर बीड़ी पीकर आता हूँ। और वे तेजी से वहां से भाग निकले। इस मुसीबत में कौन फंसे, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ। धत्तेरे की, जरा सा भी बाप का प्यार नहीं बचा। पंकज ने अब देरी करना ठीक नहीं समझा। वह तेजी से रसोई में गया, थैली खोली, रसीली सब्जियां निकाली, चम्मच उठाया और वापस कमरे में आ गया। माँ, जरा इसे चख कर तो देखिए, सच में बहुत स्वादिष्ट है। पंकज की माँ फटने ही वाली थी कि तभी मिर्च और मसालों की एक ताज़ा और चटपटी खुशबू उनकी नाक से टकराई। सर्दियां शुरू होने के बाद से उन्होंने बहुत मीट खाया था और अब वे उससे ऊब चुकी थी। कई दिनों से उनका कुछ खाने का मन नहीं था। मगर इस खुशबू ने उन्हें एक ताजगी का एहसास कराया, जैसे किसी असरदार पाचक की महक हो, और अचानक उनकी भूख जाग गई। कड़क मिर्च के तेल में डूबी हुई कमल ककड़ी के स्लाइस देखने में ही लाजवाब लग रहे थे। मुंह में जाते ही तीखापन और ताजगी एक साथ नाचने लगे। कमल ककड़ी का कुरकुरापन दांतों के बीच जैसे कोई संगीत बजा रहा था। फिर मिर्च के तेल का तीखापन मुंह में आग की लपटों की तरह फैला, जिसने एक अलग ही रोमांच दिया।
वहीं कमल ककड़ी की कुदरती मिठास उस गर्मी में ठंडे झरने की तरह बही, जिसने माँ को राहत दी। यह अनोखा मेल, जो एक दूसरे के विपरीत होकर भी संतुलित था, माँ को इतना पसंद आया कि वे खुद को रोक नहीं पाईं। अपनी माँ को खुश देख पंकज के सीने से जैसे एक भारी पत्थर हट गया। उसने अपनी तिरछी नजर से देखा कि उसके पिता, जो बीड़ी पीने बाहर गए थे, अब दरवाजे के पीछे से कमरे में झांक रहे थे। पंकज ने उन्हें एक ऐसी नजर से देखा जिसमें धोखेबाज और भगोड़े होने का गहरा इल्जाम था। पिताजी ने आसमान की ओर देखा, जैसे उन्हें कोई इशारा मिला ही न हो। टिंग, विशेष कार्य, 100 वर्षों के भीतर 5 ऐसे मरीजों को खाना खाने के लिए प्रेरित करें जिन्हें भूख न लगने की बीमारी एनोरेक्सिया हो। वर्तमान प्रगति 3/5। अध्याय 97, अप्रत्याशित घटनाक्रम। मोहित को एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह ये कि नए साल के इन शुरुआती दिनों में लोग वाकई बहुत खाली होते हैं। नए साल की बधाइयां देने और दोपहर का खाना खाने के बाद हर कोई जैसे बेकार बैठा था। कुछ लोग ताश या लूडो खेलने के लिए जमा हो गए थे, तो कुछ बाहर गलियों में आवारागर्दी करना पसंद कर रहे थे। सूरज के उस कॉमेडी नाटक को जब कुछ फुर्तीले नेटिजन्स ने इंटरनेट पर फैलाया, तो मोहित उन खाली बैठे लोगों के लिए किसी खजाने की तरह बन गया। वैसे भी कुछ करने को नहीं है, तो चलो उस बंदे को ही देख आते हैं। सुना है बंदा काफी हैंडसम है। अगर खाने को कुछ न भी मिला, तो उसे देख लेना ही आंखों के लिए सुकून भरा होगा। मोहित अपने सामने खड़े दर्जनों लोगों के हुजूम को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चाचा जी हाथ में एक छोटा मेगाफोन लिए बार बार चिल्ला रहे थे, ओए गबरू जवानों और सुंदरियों, आज हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहरबानी करके यहाँ से हट जाइए। अगर खाना है तो कल सुबह जल्दी आना, कल से दुकान रोज की तरह खुलेगी। अरे चाचा जी, मान जाइए ना, थोड़ा सा आसान कर दीजिए। हम इतनी दूर से आए हैं, आप हमें खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। हमें पता है कि रसीला मसाला तैयार है, बस उस्ताद से कहिए कि हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का ही बना दें। जैसे ही चाचा जी ने अपनी बात खत्म की, भीड़ में से किसी ने विरोध किया और उसकी बात को सबका समर्थन मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल, हैंडसम उस्ताद से कहिए कि हमारे लिए बस सादा सा कुछ बना दें। करीब 5 फुट 7 इंच लंबी, गोरी चिट्ठी और तीखे नैन नक्श वाली एक सुंदर लड़की ने बड़ी ही मीठी आवाज में गुहार लगाई। उसके बगल में खड़ा करीब 6.25 फुट का एक लड़का उसे दहशत में देख रहा था, जैसे उसे पहली बार जान रहा हो। ये चूहे जैसी आवाज, दीदी की आवाज को क्या हो गया? वह लड़की मोहित के काफी करीब आ गई और खिलखिलाते हुए बोली, ओए हैंडसम, तेरी लंबाई कितनी है? मैं खुद 5'7" की हूं और मुझे तू काफी लंबा लग रहा है। कितनी है तेरी हाइट? हिस, मोहित ने एक ठंडी सांस ली। उसका मन हुआ कि उसे वहां से भगा दे, क्योंकि उस बनावटी मीठी आवाज ने उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। दीदी, क्या हम सामान्य तरीके से बात कर सकते हैं? आपकी यह आवाज कानों में चुभ रही है। सोनू, लिू जाफेंग ने अपनी बहन के कपड़े खींचे और मोहित की ओर देखकर शर्मिंदगी भरी मुस्कुराहट दी। नेहा, लिू ही गुस्से से लाल हो गई। यह उसका भाई दूसरों के सामने उसकी टांग क्यों खींच रहा था? उसने उस मीठी आवाज का घंटों अभ्यास किया था। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, उसने मोहित के चेहरे पर अजीब सा भाव देखा। तुम दोनों कितने बोरिंग हो। मैं इतनी दूर से आई हूं, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा रसीला मीट या सब्जी नहीं बना सकते? इस बार उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, न ज्यादा मीठी, न बनावटी, बल्कि एक ठेठ पंजाबी अंदाज वाली भारी आवाज। मोहित को यह आवाज ज्यादा बेहतर लगी। उसे लगा कि अब उसका तनाव कम हो गया है। बहुत माफी चाहता हूँ, आज मैंने ज्यादा बनाया नहीं था और जो था वह सुबह ही बिक गया। अब अगर आप खरीदना भी चाहें, तो बहुत देर हो चुकी है। नेहा ने सुझाव दिया, तो थोड़ी रसीली सब्जियां ही बना दो। उसमें तो ज्यादा वक्त नहीं लगता, है ना? मोहित बोला, बनाने में तो वक्त नहीं लगेगा, पर आज नए साल के पहले दिन सारी सब्जी मंडियां और दुकानें बंद हैं। ये सच था, बाजार और सुपरमार्केट आज बंद थे और जो रेस्टोरेंट खुले थे वे पहले से रखे सामान का इस्तेमाल कर रहे थे। मोहित की बात सुनकर नेहा की आंखें चमक उठी। इसका मतलब यह है कि अगर सामान मिल जाए, तो तुम बना दोगे। तुम्हें क्या क्या चाहिए? मोहित ने जवाब दिया, आलू, कमल ककड़ी, गोभी, सोया चाप, पनीर या जमा हुआ पनीर, फ्रोजन टोफू, कुछ भी चलेगा। अगर नहीं है, तो कल आना, कल दुकानें खुल जाएंगी। नेहा हंसी, सिर्फ सब्जियां ही चाहिए ना? बस रुक जाओ। उसने सोनू से कहा, ओए, जा गाड़ी से हमारे आलू, कमल ककड़ी और पनीर के पैकेट ले आ। सोनू ने सिर हिलाया और चला गया। पास ही खड़ा 20-22 साल का एक और लड़का भी बिना कुछ कहे निकल पड़ा, मेरे लिए एक जगह बचा कर रखना, मेरे घर में बहुत सारी गोभी और सोयाबीन रखी है। मैं अभी लेकर आता हूँ। उनकी इस हरकत ने जैसे एक सिलसिला शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने भी सोचा कि उनके घरों में क्या क्या रखा है। मेरे यहाँ आलू हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरे पास जमा हुआ पनीर है, मैं भी लाता हूँ। मेरे पास बहुत सारी कमल ककड़ी है, मैं अभी भाग कर गया और आया। नेहा ने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था और कल रात वाली पोस्ट के नीचे कमेंट किया, हैंडसम उस्ताद मिल गया है।
लोकेशन विंटर कार्निवल के बिल्कुल सामने खाओ गली के मोड़ पर है। वही लग्जरी वैन है। हाँ, उस्ताद वाकई बहुत हैंडसम है, पर आज उसके पास सामान खत्म हो गया है। अगर कोई भाई बहन यहाँ आने का सोच रहे हैं तो अपने साथ सब्जियां जरूर लाना, जैसे आलू, कमल ककड़ी, गोभी, सोया चाप या पनीर। बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन पर नजरें दौड़ा रही सिमरन जिंग शिन्यूक ने जैसे ही नेहा का मैसेज देखा, उसका चेहरा खिल उठा। क्या वहां वाकई इतना मजा आ रहा है? फिर तो मुझे भी चलना चाहिए। फुर्ती से उसने कपड़े पहने और सीधे रसोई की ओर भागी। फ्रिज से कमल ककड़ी के टुकड़े निकाले और एक बड़े बैग में भरकर अपनी गाड़ी की ओर चल दी। नितिन यिंग जियाकोब, जिसने अभी अभी एक गेम खत्म किया था और थोड़ा टहलने का सोच रहा था, उसकी नज़र भी उस मैसेज पर पड़ी। उसे लगा कि घर में खाली बैठकर गेम खेलने से तो वहां जाकर मजा लेना बेहतर है। वह दौड़कर घर के पीछे वाले स्टोर में गया। वहां उसने जमा हुआ पनीर और एक बड़ी सी पत्ता गोभी ढूंढ निकाली और बाहर की ओर भागा। पत्ता गोभी को रसीला बनाया जा सकता है या नहीं, यह उसकी चिंता नहीं थी। नितिन, तू ये पत्ता गोभी लेकर कहाँ जा रहा है? नितिन की मम्मी घर में टीवी देख रही थी और शोर सुनकर बाहर आईं। उसे इस हाल में देखकर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बिना पीछे मुड़े नितिन भागते हुए बोला, आप ही तो कहती थी कि बाहर जाया कर। बस मैं वही कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ। और वह रफू चक्कर हो गया। इससे उसकी मम्मी और भी गुस्सा हो गईं, चिल्लाते हुए बोली, ओए बदमाश, जाना है तो जा, पर पहले कपड़े तो ढंग के पहन ले। सिर्फ निक्कर शॉर्ट्स पहनकर बाहर जा रहा है, क्या ठंड में जमने का इरादा है? निक्कर। जोश के मारे नितिन ने नीचे देखा। ऊपर तो उसने काली जैकेट पहन रखी थी, पर नीचे ऊनी पायजामा। ओहो, वह तो उसके पैरों के बाल थे। उसे लगा ही नहीं था कि उसने नीचे कुछ नहीं पहना। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसे अपने पैरों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। उसने जल्दी से पत्ता गोभी नीचे रखी, अंदर भागा, पलक झपकते ही कपड़े पहने और पत्ता गोभी उठाकर हवा की गति से बाहर निकल गया। पागल लड़का। नितिन की मम्मी मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी और फिर से अपना पसंदीदा शो अपनों का प्यार देखने लगी। नितिन पैदल चल तो रहा था, पर उसे अब थोड़ा पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि उसने पैदल चलने का फैसला थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया। इस कड़ाके की ठंड में हाथ में भारी पनीर और पत्ता गोभी लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना कहीं उसे भारी ना पड़ जाए। साल का पहला दिन था, इसलिए कोई रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। क्या उसे वापस चले जाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मम्मी की थोड़ी डांट ही तो पड़ेगी, पर कम से कम बीच सड़क पर जमकर मरना तो नहीं पड़ेगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाला था, एक आवाज ने उसे पुकारा, ओए भाई, मैं तुझे इंसान लग रहा हूं या भगवान? अध्याय 98। मेरे पास एक तरकीब है। अरे बाप रे! वह आवाज सुनते ही नितिन यिंग जियाको के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वही मशहूर किस्सों वाली चुड़ैल है जो मुझसे मेरा पता पूछ रही है? मैंने तो सुना था कि आजकल के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते, फिर यह क्या बला है? पफ, हा हा हा, तुम कितने मजाकिया हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं कोई साया हूं? नितिन ये सुनकर सन रह गया। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि सामने एक काले रंग की कार रुकी हुई थी। कार की खिड़की से एक लड़की, जो लगभग उसकी ही उम्र की रही होगी, झांक रही थी और अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। भले ही नितिन अभी भी थोड़ा चकराया हुआ था, पर उसे माजरा समझ आ गया और उसका चेहरा शर्म के मारे बंदर के पीछे के हिस्से जैसा लाल हो गया। सिमरन जिंग शिन्यूक ने अपनी हंसी दबाते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि विंटर कार्निवल के सामने वाली खाओ गली कहाँ है? नितिन थोड़ा शांत हुआ और उसने सिर हिलाया, पता है। यहाँ से पूरब की तरफ जाओ, फिर चौराहे से पश्चिम मुड़ना, उसके बाद सीधे जाकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाना। वह इस इलाके को अच्छी तरह जानता था, कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में उसे किसी नक्शे या जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिमरन तो नितिन के इन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले निर्देशों को सुनकर ही चकरा गई। उसे बचपन से ही दिशाओं का ज्ञान नहीं था, दाएं और बाएं में फर्क कर लेना ही उसकी बड़ी उपलब्धि थी। ओए गबरू, जरा आसान भाषा में बता सकते हो? मुझे ये दिशाएं समझ नहीं आती। दाएं बाएं करके बताओ ना। इस बार नितिन उलझ गया। उसके लिए दिशाएं आसान थीं, पर दाएं और बाएं बताने के लिए उसे हमेशा ये सोचना पड़ता था कि वह किस हाथ से लिखता है। मुझे दाएं और बाएं का जरा कम अंदाज रहता है। सिमरन को सिरदर्द होने लगा। उनके फोन का नेविगेशन तो बहुत बढ़िया काम करता था, पर किसे पता था कि कड़ाके की ठंड में 80% चार्ज होने के बावजूद फोन 3 मिनट भी नहीं टिकेगा और बंद हो जाएगा। कार का नेविगेशन भी नखरे कर रहा था, इसलिए वह बिना सिर पैर की मक्खी की तरह यहाँ वहाँ भटक रही थी। अचानक उसकी आंखें चमकी। अरे, तुम हाथ में खाने का सामान लिए हो, क्या तुम भी मोहित के रसीले मीट वाले स्टॉल पर जा रहे हो? नितिन ने सिर हिलाया, मैंने अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी, बड़ा दिलचस्प लगा, तो सोचा देख आऊं। सिमरन ये सुनकर खुश हो गई और उसने तुरंत उसे बुलाया, बैठो बैठो गाड़ी में। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तुम बस मुझे रास्ता बताते चलना। नए साल के पहले दिन खाओ गली में कोई और दुकानदार नहीं था, बस मोहित की लग्जरी वैन वहां अकेली खड़ी थी।
लेकिन महज 1 घंटे में वहां लगभग 30 कारें खड़ी हो चुकी थीं। अंदाज से 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। मोहित को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, उसे अब समझ आ रहा था कि मशहूर होने के बाद चीजें कैसी हो जाती हैं। मशहूर, ये सोचकर उसके मन में एक नई इच्छा जागी। लोग कहते हैं कि जिसने ऋषिकेश देख लिया, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वह इतने सालों से दुनिया देख रहा है पर अभी तक पहाड़ों की तरफ नहीं गया। वैसे भी अभी कोई तय मंजिल नहीं है, तो क्यों ना पहाड़ों को अगला पड़ाव बनाया जाए। देवभूमि की संस्कृति और नज़ारे तो पूरे देश में मशहूर हैं, वहां जाना कितना बढ़िया होगा। उस्ताद, छोटे उस्ताद, कहाँ खो गए? मोहित ख्यालों से बाहर आया और देखा कि नेहा ल्यू ही ने काउंटर पर एक बड़ा बैग रख दिया है। पनीर, आलू, कमल ककड़ी मैं सब ले आई हूँ, अब जल्दी से बना दो। मोहित बेबसी से मुस्कुराया और बोला, मैं इसे कैसे बनाऊं? क्या मैं ये सब आपसे खरीद रहा हूँ? नेहा ने हाथ लहराया, उस्ताद इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। 2-4 आलूओं की क्या कीमत होगी? यह मेरी तरफ से तोहफा है। बस इसे पका दो ताकि मैं और मेरा भाई चख सकें, जो भी पकाने का खर्चा होगा, हम दे देंगे। सोनू, ल्यू जाफेंग भी मुस्कुराया, साल के पहले दिन उस्ताद से ओवरटाइम कराना ठीक नहीं है। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? ये तो बस घर में रखा फालतू सामान था, इसकी कोई कीमत नहीं है। सिमरन भी पास आ गई और उसने कमल ककड़ी और पनीर का थैला मेज पर रख दिया। उस्ताद, मैं भी आपके लिए सामान लाई हूँ। बस मेरे लिए ये पनीर पका दीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है। जो भी पैसे लगेंगे, मैं दे दूंगी। मेरे पास भी पनीर और पत्ता गोभी है उस्ताद, बस इन्हें रसीला बना दो। नितिन भी शामिल हो गया। इन कुछ लोगों को देखकर बाकी आने वाले भी अपने साथ छोटे बड़े थैले लाने लगे। उस्ताद, मैं गोभी लाया हूँ। मैं आलू लाया हूँ, एकदम ताज़े हैं। मैं सोयाबीन की बड़ी लाया हूँ, मेरी पसंदीदा डिश है। क्या आप इसे बना देंगे? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या करना है? अपने सामने थैलों का पहाड़ देखकर मोहित पूरी तरह सन्न रह गया। अब क्या किया जाए? कोई उसे बताएगा? चाचा जी भी यह नज़ारा देखकर अपना सिर खुजलाने लगे, उन्होंने भी पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। इसे कैसे सुलझाया जाए? सोचते सोचते अचानक उनके दिमाग में एक तरकीब आई। वे जल्दी से वैन के अंदर गए और मोहित के कान में कुछ फुसफुसाए। मोहित ने ये सुनकर सिर हिलाया। उसने सोचा कि वाकई बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा काम आता है, चाचा जी का सुझाव ही सबसे अच्छा समाधान था। मुझे ये तरकीब पसंद आई। चाचा जी, आप ही उन्हें बता दीजिए। चाचा जी ने सिर हिलाया, वैन की सीढ़ी पर खड़े हुए और छोटे मेगाफोन से चिल्लाकर बोले, ओए गबरू जवानों और सुंदरियों, जरा सब चुप होकर मेरी बात सुनो। भीड़ शांत हो गई और बड़े सम्मान से चाचा जी की बात सुनने लगी। सबसे पहले, मोहित के रसीले मीट को इतना प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज हमारी तरफ से कमी रह गई कि हमने पूरा इंतजाम नहीं किया। अब आपसे सामान लेकर वापस आपको ही बेचना हमें शोभा नहीं देता। तो मेरा सुझाव यह है, हम ये सारी सब्जियां ले लेंगे, लेकिन इन्हें आपको बेचेंगे नहीं। हम ये सब पकाएंगे और यहाँ मौजूद हर शख्स को एक एक प्लेट मुफ्त में देंगे, चाहे वह सब्जी लाया हो या नहीं। यह ऐसा होगा जैसे जो दोस्त सामान लाए हैं, वे आप सबको दावत दे रहे हैं। कैसा लगा विचार? इतना बोलने के बाद चाचा जी ने एक लंबी सांस ली। नेहा, सिमरन, नितिन और बाकी जो लोग सामान लाए थे, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें ये तरीका बहुत पसंद आया। ये तो बड़े टशन वाली बात थी, सबके सामने ये कहना कि आज की दावत हमारी तरफ से है, इससे उनकी साख बढ़ जाती। नेहा ने तुरंत हाथ उठाकर समर्थन किया, कोई बात नहीं, ये तरीका बहुत बढ़िया है। सिमरन मुस्कुराई, मैं इसके साथ हूँ। नितिन चिल्लाया, कोई दिक्कत नहीं, हमें मंजूर है। उस्ताद बड़े दिल वाले हैं, जब दुकान खुलेगी, तो मैं अपने पूरे मोहल्ले को यहाँ लाऊंगा। उस्ताद की मेहनत लगेगी, पर कोई कसर मत छोड़ना। ये सब घर की सब्जियां हैं, हा हा। किसी ने विरोध नहीं किया। चाचा जी ऊपर खड़े होकर सबके चेहरे देख पा रहे थे। इतने सारे लोगों में कुछ खुश थे और कुछ नहीं। जो लोग खाना लाए थे, वे ऐसे खुश थे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। जो नहीं लाए थे, वे थोड़े मायूस दिख रहे थे जैसे उनका भारी नुकसान हो गया हो। ओए तुम लोग जो सामान लाए हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मेरा घर दूर है, पर कल मैं पक्का आऊंगा और तुम सबको इतना खिलाऊंगा कि तुम यहाँ से हिल नहीं पाओगे। हा हा हा, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। कल तो उस्ताद खुद सामान खरीद लेंगे, फिर हमें ऐसा मौका क्यों देंगे? आज तो बस हमारी दावत का मजा लो भाई, हा हा हा। सब लोग पेट भर कर खाना, कोई कमी नहीं रहेगी, हा हा। अगर कम पड़ा, तो मैं घर से और सामान ले आऊंगा, बस खाते जाओ। अध्याय 99, आलू छीलने का महाकुंभ। उत्तर भारत के लोगों की एक छोटी सी कमजोरी होती है, और वह है उनका गजब का आत्मसम्मान और टशन। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, भले ही पेट पीठ से चिपक रहा हो, पर जिद इसी बात की रहेगी कि आज की दावत तो मेरी तरफ से ही होगी। बेशक, ये दरियादिली अपनों के लिए होती है। पहले मिले तो अजनबी, दोबारा मिले तो पहचान हुई, और अगर तीसरी बार नजरें मिल गईं तो समझो बरसों पुराने यार बन गए। कड़ाके की ठंड भी इन लोगों के जोश को ठंडा नहीं कर सकती थी।
मोहित अपने सामने सब्जियों के लगे ढेर को थोड़ी चिंता के साथ देख रहा था। सच में सामान बहुत ज्यादा था। कोई 10 किलो आलू लाया था तो कोई 20 किलो कमल ककड़ी। अगर वह अकेले इन सब को साफ करने बैठता तो शायद आज रात तक भी किसी को खाना नसीब नहीं होता। यहाँ तक कि चाचा जी की मदद के बाद भी काम खत्म होने का नाम नहीं लेता। मोहित ने अपनी चिंता चाचा जी को बताई तो वे हंसकर बोले, अरे पगले, इतनी चिंता क्यों करता है? इन सबको काम पर लगा दे। किस्मत से पिछले हफ्ते सेल में मैंने ढेर सारे आलू छीलने वाले चाकू पीलर्स खरीदे थे। इतना कहकर उन्होंने मेगाफोन उठाया और चिल्लाए, ओ ए गबरू जवानों और हसीन कुड़ियों, जरा यहाँ ध्यान दो। सामान बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों ही लगे रहे तो तुम लोग कल सुबह तक भूखे ही रहोगे। तुम में से कौन कौन घर में मम्मी की मदद करता है? जो भी हाथ बटाना चाहता है, आ जाओ और छीलना शुरू करो। अरे वाह, खुद बनाने का मौका। चाचा जी की बात सुनते ही कई आंखों में चमक आ गई। मैं आलू छीलने में उस्ताद हूँ। मैं भी मदद करूंगी। मैं अक्सर घर पर अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ। भले ही मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, पर मैं सीखने में बहुत तेज हूँ। मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। नेहा, सिमरन, नितिन और सोनू ने झटपट पीलर्स उठा लिए। वे चारों अपने अपने पीलर्स को ऐसे हवा में लहरा रहे थे जैसे कोई महान योद्धा अपनी तलवार चमका रहा हो। चाचा जी ने उन्हें आगाह किया, ओए पीलर चलाने वालों, जरा संभल के, त्योहार का मौका है, हाथ काट कर खून खराबा मत कर लेना। और जिनके पास पीलर नहीं है, वे परेशान न हो, वे गोभी के फूल तोड़ने में मेरी मदद करें। ध्यान रहे कि साइज टेबल टेनिस की बॉल जितना होना चाहिए। कड़ाके की ठंड थी, हाथ ठंड के मारे लाल पड़ चुके थे, पर उनका उत्साह रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। सिमरन ने नेहा के छीले हुए आलू को देखा जो गड्ढों से भरा हुआ था और मजाक में कहा, वाह, तुमने इस आलू को बहुत बढ़िया छीला है। इसे देखकर किसी युद्ध में तबाह हुए अवशेषों की याद आ रही है। नेहा ने सिमरन के छीले हुए आलू को देखा जो छिलते छिलते महज एक छोटी गेंद के बराबर रह गया था, और पलटकर जवाब दिया, अरे नहीं, तुम्हारा आलू तो लाजवाब है। तुमने तो इसमें दुबई के शेखों वाली अमीरी दिखा दी है। इतना सारा तो तुमने छील कर ही फेंक दिया। सोनू काफी देर से नितिन को देख रहा था। कई बार उसने मुंह खोला पर कुछ कह नहीं पाया। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, भाई, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, तू ये इतनी बड़ी पत्ता गोभी यहाँ क्यों लाया है? नितिन ने झेपते हुए अपना सिर खुजलाया, यार, मुझे नहीं पता था कि पत्ता गोभी को रसीला नहीं बनाया जा सकता। हा हा हा। सिमरन और नेहा ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गईं, और सोनू भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। नितिन ने कंधे उचकाए और सफाई दी, घर पर हमेशा मम्मी पापा ही खाना बनाते हैं। वे कहते हैं कि मैं रसोई में जाकर सिर्फ रायता फैलाता हूँ। अब मुझे ये सब नहीं पता तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर सोनू को भी अपनी दुख भरी दास्तान याद आ गई। दिन भर बस यहाँ वहाँ लेटा रहता है, कुछ काम नहीं करता, इतना आलसी क्यों है तू? क्या 2 बर्तन नहीं धो सकता? थोड़ा खाना बनाना सीख ले ताकि हमारी मदद हो सके। जा यहाँ से, हट जा, देख जरा ये बर्तन कैसे धोए हैं, इनसे साफ तो कुत्ता अपनी जीभ से चाट कर देता है। सब्जियां धोना बंद कर, सारी अच्छी सब्जियां तूने बर्बाद कर दी, पूरे किचन में पानी पानी कर दिया है। जा कहीं जाकर आराम कर। उफ, बस ये याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनू ने जोर से अपना सिर हिलाया और हमदर्दी के साथ नितिन का कंधा थपथपाया, भाई, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। नितिन ने भी भावुक होकर सिर हिलाया और सोनू के कंधे पर हाथ रखा, जैसे 2 बिछड़े हुए यार मिल गए हों। वहां आए हुए ज्यादातर लोग युवा थे, जिनकी उम्र मुश्किल से 27-28 साल रही होगी। उन्हें घर पर खाना बनाने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, आलस की वजह से नहीं, बल्कि माता पिता की टोका टाकी और उनके गुस्से की वजह से। आज उन्हें एक दुर्लभ मौका मिला था और वे पूरी तरह से पागल हो गए थे। ईंट की तरह जमे हुए आलू भी वे बड़े चाव से छील रहे थे। यह मत पूछिए कि छिलका कितना सख्त था, उसे पकड़ना ऐसा था जैसे हाथ में बर्फ का गोला थाम लिया हो, पर वे दांत पीस कर लगे रहे, छोड़ने को तैयार नहीं थे। मोहित ने धुलाई का काम शुरू कर दिया था, जबकि चाचा जी एक के बाद एक गर्म पानी के पतीले चढ़ा रहे थे। खुशनसीबी थी कि पतीला काफी बड़ा था, वरना इतने लोगों को गर्म पानी पिलाना नामुमकिन होता। लुधियाना पर्यटन विभाग के निदेशक लोकेश हनवत अपने घर पर कंप्यूटर के साथ माथापच्ची कर रहे थे। उनके सामने रिपोर्ट और फीडबैक लगातार लोड हो रहे थे। नए साल के दिन भी निदेशक महोदय ने ब्रेक नहीं लिया था। सच तो ये था कि वे आराम करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। लुधियाना को तरक्की की यह लहर पकड़ने में पूरे 5 साल लग गए थे। अगर इस बार वे पर्यटकों की भारी भीड़ को संभालने में चूक जाते तो उन्हें शर्मिंदगी के साथ जवाब देना पड़ता। सौभाग्य से सबकी एकजुट कोशिशों की वजह से इंटरनेट पर फीडबैक बहुत सकारात्मक था, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। जब तक ये रफ्तार बनी रहती, उनका पद सुरक्षित था। ट्रिन ट्रिन, मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। चेहरे की थकान मिटाते हुए उन्होंने फोन उठाया। हेलो, लोकेश हनवत बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जो काफी उत्तेजित पर खुश थी। निदेशक साहब, मैं नवीन बोल रहा हूँ, क्या आपके पास 1 मिनट है? लोकेश ने सोचा, रिपोर्ट देखने के अलावा अभी और कुछ खास नहीं था।
हाँ नवीन, बताओ, क्या कोई ज़रूरी बात है? नवीन ने उत्साह से कहा, अगर आप फ्री हैं, तो आपको अभी विंटर कार्निवल के पास आना चाहिए। वहाँ एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ज़रा खुलकर बताओ, नवीन ने जल्दी से समझाया, क्या आपने कल इंटरनेट पर चल रही चर्चा देखी? सूरज कॉमेडियन के नाटक के पीछे जो असली शख्स था, मैंने उसे सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक कर लिया है। वह विंटर कार्निवल की खाओ गली में ही है। वहाँ भीड़ जमा हो रही है, 100 से ज़्यादा लोग हैं और गिनती बढ़ती जा रही है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर अगर आप खुद देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लोकेश को बात दिलचस्प लगी। लुधियाना अभी पर्यटन के शिखर पर था और छोटी सी घटना भी बड़ा मोड़ ले सकती थी। वे इस समय किसी भी तरह की अव्यवस्था जोखिम नहीं ले सकते थे। वहीं रुको, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। जल्दी से कपड़े पहने, गर्म पानी की बोतल साथ ली और लोकेश साहब बाहर निकल पड़े। 7-8 मिनट में वे खाओगली पहुंच गए, जहां नवीन उनका इंतजार कर रहा था। दोनों ने बिना किसी का ध्यान खींचे दूर से नजारा देखना शुरू किया, जबकि नवीन बीच बीच में अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था। अध्याय 100, अवसर, स्थान और एकजुटता सब मेरे पक्ष में हैं। जब कुछ लोग पास ही के स्टोर से जमी हुई नाशपाती फ्रोजन पेयर्स के कई पैकेट ले आए, तो चाचा जी का सादा उबला हुआ पानी नाशपाती के रस वाले गर्म पानी में बदल गया। भले ही मोहित ने कभी नक्काशी नहीं सीखी थी, लेकिन एक मास्टर शेफ के रूप में उसका हुनर साफ दिख रहा था। उसने बर्फ से निकली उन नाशपातियों के पिघलते ही बड़ी आसानी से उनके कागज जैसे पतले स्लाइस काट दिए। चाचा जी ने नाशपाती के उन टुकड़ों को कपों में डाला, ऊपर से खौलता हुआ पानी भरा और भीड़ के बीच कप बांटने लगे। सिमरन ने आखिरकार एक आलू को ठीक से छील ही लिया। उसने खुशी खुशी उसे कटोरे में डाला और अपनी थकान मिटाने के लिए नाशपाती वाले पानी का एक कप उठा लिया। सच तो यह है कि उसने हमेशा जमी हुई नाशपाती को दांतों से काटकर उसका गूदा चूसते हुए ही खाया था, पर पानी में डालकर चाय की तरह पीने का अनुभव उसके लिए भी नया था। बाहरी पर्यटकों के आने से पहले उसे अंदाजा ही नहीं था कि इस फल को प्लेट में सजाकर या ड्रिंक की तरह भी परोसा जा सकता है। शुक्र है पर्यटक चले गए, अब हम स्थानीय लोग चैन से नाशपाती के स्लाइस वाले पानी का मजा ले सकते हैं। उसने गर्म पानी पर धीरे से फूंक मारी। सफेद भाप ऊपर की ओर उठ रही थी और नाशपाती की हल्की सी मीठी खुशबू उसकी नाक के नीचे तैर रही थी। यह महक बहुत तेज नहीं थी, पर अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करा रही थी। गर्म पानी के उस कप में नाशपाती के सिर्फ 6 स्लाइस थे, हर एक करीब 3 मिलीमीटर मोटा। वे टुकड़े पानी में शांति से पड़े थे और पतली बर्फ की तरह पारदर्शी दिख रहे थे। ये हल्की मिठास न तो बहुत ज्यादा थी और न ही फीकी, इसने स्वाद की कलियों को बिल्कुल सही तरीके से जगा दिया। जैसे ही उसने पानी खत्म किया, मुंह में बचा हुआ वह मीठा एहसास सर्दियों की धूप जैसा था, गर्म और कोमल। सिमरन को अंदर तक सुकून महसूस हुआ। उसने उन नाशपाती के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ा, उनका गूदा अब काफी नर्म और रसीला हो गया था। चबाते ही उनमें से रस का विस्फोट हुआ, जिसमें एक ऐसी ताजगी थी जो सादे गर्म पानी में नहीं मिल सकती थी। कैसा है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। उसने तय किया था कि पहले वह आलू छीलने का काम खत्म करेगी, फिर ही पानी चखेगी। सिमरन को थोड़ा अजीब लगा। कैसा है? सच तो यह है कि बहुत लाजवाब है, पर क्या वह ये बात मान सकती है? वह 20 साल से लुधियाना में रह रही है। उसने हजारों जमी हुई नाशपाती खाई होंगी, और अब महज एक कप पानी नाशपाती के बारे में उसकी समझ को चुनौती दे रहा था। ठीक ठाक है। बस, नेहा ने सिर हिलाया, मुझे लगा ही था कि ये बस दिखावा है। असली मजा तो इसे सीधे काटकर चूसने में ही है। तब तक नेहा ने भी एक आलू छील लिया था। भले ही उसका आकार थोड़ा बिगड़ा हुआ था, पर पहली कोशिश से काफी बेहतर था। उसने अपना कप उठाया और सिमरन की नजरों के सामने उसे एक ही बार में गटक गई। उसने सिमरन की ओर देखा, जैसा सोचा था। कुछ कमी है इसमें। हे, दोनों एक दूसरे को देखकर दबी हुई हंसी हंसने लगीं। एकजुटता, इसे ही कहते हैं लोगों की एकजुटता। निदेशक लोकेश हनवत और नवीन इस चहल पहल भरे नज़ारे को देख रहे थे, और उनके दिल में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। भले ही इस साल कड़ाके की ठंड थी, पर जब से पर्यटकों का आना शुरू हुआ, सिर्फ एक बार भारी बर्फबारी हुई थी। उसने भी पर्यटकों का मजा किरकिरा करने के बजाय उनका स्वागत ही किया था। अब मौसम विभाग ने बादलों को हटाने के लिए गोले दागे थे या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाला हमारे साथ था। उन्होंने पहाड़ों से कलाकारों को बुलाया, रात के आसमान में रोशनी के शो फोएनिक्स आयोजित किए, हर कोने पर हीटर लगवाए, मोटे कालीन बिछाए, और पर्यटकों के स्वागत के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यह उनकी भौगोलिक बढ़त थी। लेकिन असली एकजुटता तो स्थानीय लोगों के जोश और सरकारी विभागों की मुस्तैदी से पैदा होती थी, जिसमें बस एक चिंगारी की कमी थी। 20 से 30 साल के युवा ही पर्यटन की मुख्य शक्ति थे, और यहाँ सामने खड़े ये लोग भी तो उसी उम्र के थे। बर्फ की चादर के बीच ठहाके लगाते हुए आलू छीलना, गोभी के फूल तोड़ना और अपने उत्साह से सर्दी को मात देना, क्या यह इंटरनेट के लिए सबसे बेहतरीन नज़ारा नहीं था? इसे रिकॉर्ड करो, इसे अभी हेडलाइंस में डालो। इस पूरी घटना का एक एक ब्यौरा होना चाहिए। अगले साल हम उत्तर दक्षिण कुकिंग मिलन जैसा कोई बड़ा इवेंट करेंगे। नवीन और लोकेश सावधानी से भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए मोहित की वैन की ओर बढ़े।
छोटे स्टूल और कुर्सियों पर बैठे युवा अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्होंने इन दोनों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मोहित ने अभी अभी सब्जियों की एक खेप धोई थी और अब आलू और कमल ककड़ी काटने जा ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, नमस्ते भाई साहब, क्या हम आपसे 1 मिनट बात कर सकते हैं? मोहित ने ऊपर देखा। उसके सामने 50 साल के आसपास के दो व्यक्ति मुस्कुरा रहे थे। उनके बात करने के अंदाज और हाव भाव से मोहित समझ गया कि ये जरूर सरकारी अधिकारी होंगे। मोहित एक कानून को मानने वाला लड़का था, उसे अधिकारियों से डर नहीं लगता था, पर अभी उसके पास काम का अंबार था। फालतू गप्पों के लिए उसके पास समय नहीं था। माफ कीजिएगा साहब, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। फिर किसी और दिन बात करें। आज मुझे देर रात तक काम करना होगा। नवीन ये सुनकर थोड़ा बेचैन हो गया, भाई साहब आप। पर लोकेश ने मुस्कुराते हुए बीच में टोक दिया, कोई बात नहीं, हमने आपको परेशान किया। आप अपना काम जारी रखिए। इतना कहकर वे पीछे हटने ही वाले थे कि तभी सोनू छीले हुए आलू लेकर वहां आया और सीधे लोकेश साहब से टकरा गया। सोनू चौंक कर चिल्लाया, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लोकेश भी उतने ही हैरान थे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सोनू ने इशारा किया, मैं और दीदी सुबह से यहीं हैं। ये सब्जियों वाला सारा आइडिया दीदी का ही था जो उसने इंटरनेट पर डाला था। लोकेश खुश हो गए, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, तुम दोनों ने अनजाने में ही मेरी बहुत मदद कर दी। आओ, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी कुछ आलू छीलने में मदद करता हूँ। सोनू ने आलू रखे और लोकेश व नवीन को अपने साथ ले गया। उन भाई बहन के लिए अपने पिता से डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर उत्तर भारत के मर्द बाहर भले ही शेर हों, घर में वे अक्सर हल्लो किटी बनकर ही रहते हैं। मोहित के चाकू की फुर्ती ऐसी थी कि आलू के स्लाइस कटने के बाद सीधे चॉपिंग बोर्ड पर एक कतार में गिर रहे थे। देखते ही देखते बोर्ड पर रखे सारे आलू बराबर मोटाई के स्लाइस में बदल गए। उत्तर भारत आलू का गढ़ है और पंजाब में तो इसकी बेहतरीन पैदावार होती है। यहाँ के आलूओं में स्टार्च मांड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पकने से पहले स्लाइस को अच्छे से धोना जरूरी होता है। आंच का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि वे गलकर हलवा न बन जाएं और अपना कुरकुरापन न खो दें। आलू के स्लाइस धोने के बाद मोहित रसीले बर्तन स्टू पॉट के सामने खड़ा हुआ। अंदर पनीर, सोया चाप, गोभी और बीफ की नसें पक रही थीं। उनके रंग और भाप में उठती खुशबू को सूंघते हुए मोहित ने फैसला किया कि आलू अभी नहीं डालेगा। गोभी की खुशबू और रंग बता रहे थे कि अगर अभी आलू डाल दिए गए तो जब तक गोभी तैयार होगी आलू पूरी तरह गल जाएंगे। अध्याय 101, सबने डटकर खाया और मजा आ गया। गड़गड़ गड़गड़, आंच धीमी थी, इसलिए रसीले मीट वाले बर्तन में शोरबा बहुत जोर से नहीं उबल रहा था, लेकिन मसालों और पकते हुए खाने की महक लगातार चारों ओर फैल रही थी। इस खुशबू को सूंघकर जो लोग अभी भी आलू छीलने और गोभी तोड़ने में लगे थे, वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनके मन में एक अलग ही उत्साह था, आखिरकार इस बर्तन को तैयार करने में उन्होंने भी तो हाथ बटाया था। आमतौर पर कहा जाता है कि रसीले पकवानों में 3 हिस्सा पकना और 7 हिस्सा रस सोखना जरूरी होता है, पर मोहित के हुनर के सामने ये नियम फीके पड़ जाते थे। उसके बावर्ची सिस्टम के जादू से 7 हिस्सा पकना और 3 हिस्सा सोखना ही काफी था। रंग को परखने और खुशबू सूंघने के बाद मोहित ने हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाहर निकाला। रसीली सब्जियों की वह कुरकुरी बनावट और मसालों की गहरी महक बता रही थी कि यह तैयार हो चुकी हैं। भीड़ पर नजर डालते हुए मोहित ने अंदाजा लगाया कि यहाँ 200 से कम लोग हैं। अगर हर व्यक्ति को आधा आधा किलो भी परोसा जाए तो ये काफी होगा। चाचा जी, मुझे लगता है कि सब तैयार है। बस इनसे कहिए कि जो सामान तैयार है उसे ले आएं, अब हम परोसना शुरू कर सकते हैं। चाचा जी ने सिर हिलाया और सारा इंतजाम करने लगे। जल्द ही मोहित के सामने तैयार कटी हुई सब्जियों का ढेर लग गया। नेहा और सोनू ने तालियां बजाईं और खड़े हो गए। वे सबसे पहले आए थे, इसलिए लाइन में सबसे आगे खड़े होना उनका हक था। उनके पीछे लोकेश, हनवत और नवीन भी खड़े थे, पर जब नेहा ने उन्हें अपनी तिरछी नजरों से देखा तो वे दोनों एक बेबस मुस्कुराहट के साथ धीरे से लाइन में सबसे पीछे चले गए। जो लोग पहले से कतार में थे उन्होंने अपनी जगह ले ली, और जो देर से आए थे वे भी बड़े ही सलीके से लाइन में लग गए। कहीं भी कोई धक्का मुक्की या शोर शराबा नहीं था। लोकेश साहब ये देखकर बहुत संतुष्ट थे और नवीन का कैमरा इस पूरे नज़ारे को कैद कर रहा था। लोकेश का मानना था कि इस तरह का वीडियो इंटरनेट पर डालने से पर्यटन के प्रचार में बहुत मदद मिलेगी। मोहित के हाथ से मिले खाने के डिब्बे को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर इन सब्जियों को तैयार करने में उसने भी मदद की थी, तो स्वाद तो लाजवाब होना ही था। थैला लेकर वह एक तरफ हट गई और बिना इंतजार किए डिब्बा खोलकर खाने लगी। सबसे पहले उसने कुरकुरी कमल ककड़ी उठाई। किसी शहर की नजाकत वाली लड़कियों के उलट पंजाब की यह छोरी बड़े ही बिंदास अंदाज में आधी कमल ककड़ी एक बार में ही चबा गई। कड़क कमल ककड़ी के टूटने की वह आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दी। उसके अंदर से निकलने वाले रेशे मकड़ी के जाले की तरह बारीक और लंबे थे, पर उनमें कोई खिंचाव नहीं था, जरा सा खींचते ही वे टूट गए। नेहा को अपनी जुबान पर उन रेशों का एक अनोखा और हल्का एहसास हुआ। जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, कमल ककड़ी की ताजगी मुंह में फैल गई।
हर बाइट में एक कुदरती स्वाद और रस भरा था जो उसे इस जायके का दीवाना बना रहा था। ओह, ये तो गजब है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट कमल ककड़ी नहीं खाई। पता नहीं यह उसके खुद के हाथ बटाने का असर था या कुछ और, पर नेहा को लगा कि ये रसीली सब्जियां दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। दीदी, ये बात मम्मी के सामने मत कहना, वरना वे फिर से नाराज हो जाएंगी। नेहा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखा। मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ। सोनू ने अपना सिर हिलाया और अपनी जिद्दी बहन को नजरअंदाज करते हुए अपनी पसंदीदा सोया चाप का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। चौकोर आकार का पनीर और सोया चाप, जो पहले सुनहरे थे, अब रसीले शोरबे का गहरा लाल रंग सोख चुके थे। उसे काटते ही उसे पनीर के लचीलेपन का एहसास हुआ, जो चबाते ही एकदम मलाई की तरह घुल गया। उसमें एक हल्का नमकीन और गहरा जायका था, जिसमें मछलियों जैसी सौंधी महक थी, जो सोया सॉस और मसालों का कमाल था, जो गाढ़ी तो थी पर उसमें कोई स्मेल नहीं थी। रसीले मसालों का स्वाद पनीर के रेशों में समा चुका था, जो हर बार चबाने पर और भी निखर कर आ रहा था। सिमरन को सबसे ज्यादा जमा हुआ पनीर, फ्रोजन टोफू पसंद था। वह चाहे कोई भी सब्जी खाए, उसमें जमा हुआ पनीर जरूर डलवाती थी। आज भी उसने वही उठाया। भाप छोड़ते हुए पनीर के टुकड़े से मसालों और सोया की तेज खुशबू आ रही थी। उसने अपना थूक गटका और बड़े चाव से उसे मुंह में रख लिया। उस पनीर की बनावट इतनी मखमली और लचीली थी कि सिमरन को लगा जैसे कोई मुलायम बादल उसके मुंह में पिघल रहा हो। पनीर के अंदर के छोटे छोटे छेदों ने रसीले मसालों को स्पंज की तरह सोख लिया था। जरा सा काटते ही मसालों का रस फव्वारे की तरह बाहर निकला। वह शोरबा बहुत ही जायकेदार था, जिसमें मीट का सौंधापन और मसालों की खुशबू पूरी तरह समाहित थी। पनीर की अपनी हल्की मिठास के साथ मिलकर यह स्वाद लाजवाब हो गया था। सिमरन की बड़ी बड़ी आंखें खुशी के मारे आधी बंद हो गई थीं। नितिन खाने के मामले में बहुत सीधा था, उसे जो मिले वह खुशी खुशी खा लेता था। उसने एक सोया स्टिक बीन कर्ड स्टिक उठाए और खाना शुरू किया। बचपन में उसे लगता था कि ये सूखी हुई बांस की लकड़ियां हैं, कॉलेज जाकर पता चला कि ये तो सोयाबीन से बनती हैं। रसीले मसालों में धीमी आंच पर पकने की वजह से ये एकदम नरम हो गई थी। इसकी बनावट पनीर जैसी ही थी, पर चबाने में ये थोड़ी अलग थी। इसकी परतें रेशम की तरह पतली थीं, पर एक साथ होने पर इनमें एक बढ़िया खिंचाव चविनिस था। नितिन बड़े मजे से इसे चट कर रहा था। जैसे जैसे लोगों को खाने के डिब्बे मिलते गए, आपस में बातें भी बढ़ने लगीं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, पर यह पूरे पंजाब का सबसे बेहतरीन रसीला पकवान है। इसमें कोई शक नहीं। मैं भी सहमत हूँ, ये स्वाद तो बस जन्नत है। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैं कई जगह गया हूँ, पर ऐसा जायका कहीं नहीं मिला। ये कमल ककड़ी के टुकड़े कितने कुरकुरे और खुशबूदार हैं। मानना पड़ेगा, ये हमारे पंजाब के आलू ही हैं। वैसे तो ये पकने पर एकदम गल जाते हैं, पर उस्ताद ने इन्हें इतना कुरकुरा रखा है कि मजा आ गया। सच कहूँ तो आज यहाँ आना सफल हो गया। मजा भी आया और पेट भी भर गया। घर में गेम खेलने से तो ये 1000 गुना बेहतर है। बिल्कुल, जब बाहर इतना रोमांच हो रहा हो, तो घर में कौन दुबक कर बैठना चाहेगा। महीने भर से शादियों का भारी खाना खा खा कर ऊब गए थे। आज ये चटपटी सब्जियां खाकर मन एकदम ताजा हो गया। बस एक कमी रह गई, काश थोड़ी ठंडी बियर मिल जाती तो सोने पर सुहागा हो जाता। अध्याय 102, हाक की वापसी। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म था। नया साल कितना बोरिंग है। सब घर पर क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। बस खाना, सोना और गेम खेलना। ऊपर वाले भाई, कौन सा गेम खेल रहे हो। अरे भाई, वही पुराना बॉर्डर गन खेल रहा हूँ, जिसमें गोलियों की बौछार होती है। सच में, घर पर रहना बहुत उबाऊ है। साल भर हॉस्टल में रहने के बाद जब घर आया, तो पहले 2 दिन मम्मी पापा ने पलकों पर बिठाया। 1 हफ्ते बाद उनकी नज़रों में मेरी चमक कम हुई, 2 हफ्ते बाद मैं उन्हें खटकने लगा और 3 हफ्ते बाद तो वे बस यही चाहते हैं कि कब मेरी छुट्टियां खत्म हो और मैं वापस जाऊं। तुम तो खुशकिस्मत हो, मैं अभी ग्रेजुएशन करके घर आया हूं और यहाँ सारे ताऊ चाचा बस मेरी नौकरी और पगार के पीछे पड़े हैं। ऊपर से लोग रिश्ते लेकर आने लगे हैं। भाई, अभी सिर्फ 25 का हूँ, क्या अभी से मैच मेकिंग शुरू कर दूं। जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ एक। जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ दो। परेशानी का दूसरा नाम है रिश्तेदारी। बचाओ मुझे कोई, बहुत बोरियत हो रही है। हा, तुम लोगों को बोरियत हो रही है पर हम लुधियाना वालों को नहीं। विंटर कार्निवल फिर से शुरू होने वाला है और आज मैंने एक बहुत ही मजेदार इवेंट में हिस्सा लिया। जरा ये तस्वीरें देखो। नेहा ल्यू ही ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए तुरंत कुछ तस्वीरें पोस्ट की। पहली तस्वीर में एक शानदार लग्जरी वैन सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अगली तस्वीर में मोहित वैन के पास खड़ा था, उसका एक हाथ सूरज की किरणों से आंखों को बचा रहा था। वैन के साथ मोहित का वह अंदाज किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। धूप उसकी बनावट को और भी आकर्षक बना रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरा और शांत भाव था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो या बस उस सुकून का आनंद ले रहा हो। ये तस्वीर तब की थी जब दोपहर में काम के बीच मोहित थोड़ा आराम कर रहा था और नेहा ने चुपके से इसे खींच लिया था। हैंडसम उस्ताद और उसका चलता फिरता ढाबा। खुद ही देख लो, है ना जबरदस्ती का स्वैग।
वाह भाई, फोटो तो जबरदस्त है। अब से यह फोटो मेरी हुई सेव कर ली। मैं नए साल से पहले लुधियाना होकर आया हूँ। सच में वहाँ के लड़के काफी लंबे और गुड लुकिंग होते हैं। वहाँ धूप कम निकलती है ना, शायद इसीलिए सूरज के करीब पहुँचने के लिए उन्हें लंबा होना पड़ता है। हम दक्षिण वालों की तरह नहीं जहाँ धूप ही धूप है। ऊपर वाले भाई, इतनी जलन क्यों? लगता है समोसे के साथ चटनी कम पड़ गई है। क्या तुम लोग समोसे को बिना लाल चटनी और तीखे मसाले के खाते हो? चाहे राजा हो या रंग, समोसा तो चटनी में डुबोकर ही खाया जाएगा। कभी दही के साथ खाकर देखो, मैंने खुद ट्राई किया है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। पाखंडी, ये सब पाखंड है। विषय से भटक रहे हो भाई। ये देखो हम लुधियाना में नए साल पर क्या कर रहे हैं। नेहा ने एक और संदेश भेजा और नई तस्वीरें पोस्ट की। उनमें दिन की तस्वीरें थी जहां लोग एक साथ बैठकर आलू छील रहे थे, बड़े ध्यान से गोभी के फूल तोड़ रहे थे। सिमरन का वह बुरा हाल हुआ आलू जिसे वह साफ कर रही थी, और तरह तरह की रसीली सब्जियों के क्लोज अप्स। एक तस्वीर में तो कोई मिर्च के तीखेपन से लाल हुए चेहरे पर हवा कर रहा था। जो भी हो, हर किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। भले ही उनकी नाक, कान और हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे, पर उनकी खुशी कम नहीं हुई थी। वैसे कल रात सूरज के कॉमेडी नाटक में जिस कुलचे वाले का जिक्र हुआ था, वो ये उस्ताद ही हैं। आज दोपहर हमने उस्ताद के साथ मिलकर रसीले पकवान बनाए और उन्होंने हम सबको मुफ्त में दावत दी। वो कुरकुरापन, वो मसालों की महक दोस्तों, यकीन मानिए, ये स्वाद तो धमाका है। वाह हा हा हा। ही, मैं भी आज वहां मौजूद थी। बाहर जाते ही मेरा फोन बंद हो गया था। ये पहली बार था जब फोन के बिना भी मुझे बोरियत नहीं हुई। वो रसीली सब्जियां बहुत 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 स्वादिष्ट थीं। दक्षिण के दोस्तों, कभी लुधियाना आओ तो जरूर चखना, हा हा हा। मैं भी दिन में वहीं था। उस्ताद बहुत कूल हैं। ये पहली बार था जब मैंने खुद आलू छीले और गोभी तोड़ी, मुझे अचानक खाना पकाने से प्यार हो गया, हा हा हा। मैं भी वहां था। जाते समय उस्ताद ने मुझे एक पैकेट पैक करके भी दिया। वो रसीले पकवान देखकर तो मेरे मम्मी पापा में ही लड़ाई हो गई कि कौन ज्यादा खाएगा, हा हा हा। एक के बाद एक संदेश आने लगे, ज्यादातर उन्हीं लोगों के थे जो आज दोपहर वहां मौजूद थे। सबके संदेश अलग थे पर अंत हा 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 से ही हो रहा था। मेरी आंखों से जलन के आंसू टपक रहे हैं। मुझे कमल ककड़ी बहुत पसंद है। पर जब मैं लुधियाना से वापस आया, तब उस्ताद के पास रसीली कमल ककड़ी नहीं थी, सिर्फ चाप और बीफ की नसें थीं। पर मानना पड़ेगा, वो मीट भी बहुत लजीज था। जहां तक मुझे याद है, पर्यटकों के आने पर लुधियाना का नाम बदलकर लुधियाई मजाक में हो गया था। क्या हमारे जाते ही उन्होंने अपना मजाक वापस ले लिया? अब जब तुमने कहा तो मैंने भी गौर किया कि सबके मैसेज हा 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 पर खत्म हो रहे हैं। तुम लोगों ने तो कहा था कि सारा मजा हमें दे दिया। हमारे जाते ही अपनी बात से पलट गए क्या? नेहा बिस्तर पर लेटे लेटे हंसते हुए लोटपोट हो गई, फिर उसने जवाब दिया, हा 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 कहीं गायब नहीं हुआ, बस तुम्हारे चेहरों से हटकर वापस हमारे पास आ गया है, हा हा हा। कल मैं विंटर कार्निवल में जाकर बड़ी स्लाइड का मजा लूंगी, और जब भूख लगेगी तो हैंडसम उस्ताद के हाथ का रसीला मीट खाऊंगी। यह जिंदगी बहुत हसीन है, हा हा हा। ये उत्तर भारतीय लड़कियां भी ना हमारी तरह शब्दों को दोहराना सीख गई हैं, बहुत नाइंसाफी है। नेहा को यह जवाब पसंद नहीं आया। क्या मतलब कि उन्होंने दक्षिण वालों से सीखा? उत्तर भारतीय भी शब्दों को दोहराना जानते हैं। किसने कहा कि शब्दों का दोहराव सिर्फ दक्षिण वालों का है? हम भी कर सकते हैं, समझे? जरा यहाँ आकर तो देखो। बक बक मत करो, बहस मत करो, हाथ लगाकर देखो, फिर देख लेना। हा हा हा, किसने कहा कि हम नहीं कर सकते? क्या ये दोहराव वाले शब्द नहीं हैं? शब्दों का दोहराव तो है, पर इसमें धमकी ज्यादा लग रही है। अब जब मैं ये हा 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 देखता हूं, तो ये आंखों में चुभ रहे हैं। ही, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा हूं, दोस्तों। मैं फिर से लुधियाना जा रहा हूं, मुझे वो मजा अपने चेहरे पर वापस चाहिए। ऊपर वाले भाई, तुम थोड़े धीरे हो, मैं तो स्टेशन पहुंच भी गया हूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम लोग सच में सीरियस हो? मैं तो असलियत में जी रहा हूं। कोई बकवास नहीं, सीधे फोटो देखो। एक युवक ने अपनी ट्रेन की टिकट की फोटो भेजी, जो वाकई दक्षिण से लुधियाना की थी। मैं फिर से विंटर कार्निवल जा रहा हूं, मैं उनके रसीले पकवानों पर धावा बोल दूंगा, मैं लुधियाना को फिर से लुधियाई बना दूंगा, दोस्तों। चलो, मैं अपनी शान के लिए लड़ूंगा। मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं कितना महान हूं, बस लुधियाना वालों को ये बताना चाहता हूं कि जो मजा हमने खोया है, उसे मैं खुद वापस लेकर आऊंगा। भाई, तुम थोड़े भावुक हो रहे हो। मैं मानता हूं लुधियाना मजेदार है, मैं मानता हूं वहां का खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं मानता हूं वहां के लोग दिल वाले हैं, पर धत्तेरे की कुछ पर नहीं, रुको, मैं भी टिकट बुक कर रहा हूं। मैं स्कूल खुलने तक लुधियाना में ही मजे करूंगा। क्या लुधियाना वाकई इतना मजेदार है? मैं छुट्टियों से पहले देख रहा था, पर मैंने कहीं और जाने का प्लान बना लिया था, इसलिए नहीं गया। तुमने बहुत कुछ खो दिया भाई। वो जगह बेमिसाल है। देखो, लुधियाना पर्यटन विभाग ने अभी अभी एक वीडियो जारी किया है। मैंने इसे एक बार देखा और जो कुछ भी मैंने वहां देखा था, वो सब सच है।
अध्याय 103, चाचा जी का फैसला। आकाश ने बस यूं ही लिंक पर क्लिक किया और वीडियो देखना शुरू कर दिया। साफ पता चल रहा था कि यह हाल ही में शूट किया गया है। इसकी शुरुआत बर्फ से ढके एक विशाल नज़ारे से हुई। चांदी जैसी बर्फ की चादर ओढ़े मुख्य बाजार की गलियां जो छोटे छोटे लालटेन से सजी थीं, नारंगी रोशनी में नहाया हुआ भव्य पुराना चर्च, रंगों से सराबोर विंटर कार्निवल और एक विशाल स्नोमैन। इन लुभावने नज़ारों ने आकाश को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे भाग्यवान, जरा यहाँ तो आओ, देखो ये नज़ारा कैसा है। आकाश ने अपनी पत्नी को आवाज दी। पायल कमरे से बाहर झांकते हुए बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? आकाश ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा ये देखो। तुम हमारी गोवा वाली हनीमून ट्रिप से खुश नहीं थी ना? मुझे लगता है कि यहाँ जाना बहुत बढ़िया रहेगा। ये सुनते ही पायल का गुस्सा फूट पड़ा। खुश तो छोड़ो, वहाँ तो मज़ा ही नहीं आया। हमारा बजट 2 हफ्तों के लिए 2 लाख का था और हमने सिर्फ एक दिन में ही 50,000 उड़ा दिए। नूडल्स की एक छोटी सी प्लेट 500 रुपये की थी, जिसमें गिनती के 4 रेशे थे। मेरा तो पेट भी नहीं भरा। ऊपर से स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्होंने मेरा ऑक्सीजन मास्क तक हटा दिया था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। बहुत बुरा अनुभव था। आकाश ने एक बेबस मुस्कुराहट के साथ कहा, किसे पता था कि वे इतने लुटेरे निकलेंगे। मुझे शुरू में उस जगह से बड़ी उम्मीदें थीं, पर पता चला कि वे मुझे बस एक चलती फिरती एटीएम मशीन समझ रहे थे। पायल ने फिर से वह वीडियो देखा। शुरुआत के नज़ारे उसे भी बहुत पसंद आए, खासकर आखिरी सीन जिसमें लगभग 200 लोग मोहित की वैन के पास जमा थे, बर्फबारी के बीच हंसते खिलखिलाते हुए। उस दृश्य की ऊर्जा वाकई दिल जीत लेने वाली थी। हालांकि एक बार धोखा खाने के बाद वह अब फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पायल ने सावधानी से पूछा, सबसे पहले जरा वहां के बजट के बारे में पता करो। मैं नहीं चाहती कि गोवा जैसा हाल हो। हमारी कमाई कोई उड़कर नहीं आई है, जिसे हम यूं ही बर्बाद कर दें। आकाश ने सिर हिलाया, तुम सही कह रही हो। इंटरनेट पर यह चर्चा जोरों पर है, मैं अभी किसी से पूछता हूँ। उसने सोशल मीडिया खोला और एक संदेश भेजा, क्या कोई लुधियाना गया है या कोई वहां का रहने वाला है? मैं 2 हफ्तों की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्या 1.5 लाख का बजट काफी होगा? जल्द ही उसे जवाब मिला, भाई बस अंदाजा देने के लिए बता रहा हूँ, मैं 50,000 लेकर गया था और पहले ही दिन 48,000 खर्च हो गए। आकाश चौंक गया और उसे अपनी सूझबूझ पर गर्व हुआ कि उसने पूछ लिया, वरना फिर से गोवा जैसा हाल होता। भाई इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए? उस शख्स ने जवाब दिया, शुरू में सब ठीक था, पर फिर मैंने एक स्नोमैन देखा जो बड़ा बदसूरत लग रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे लात मार दी। पता चला कि उस बंदे ने स्नोमैन एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया था। एक जोरदार चटाक की आवाज आई और फिर मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहा। कुल मिलाकर 48,000 खर्च हुए और बाकी बचे 2,000 से किसी तरह हफ्ता काट कर घर लौटा हूँ। ऊपर वाले भाई, पूरी बात एक साथ बोला करो। मेरी बीवी ने तो टिकट बुक करने के लिए फोन उठा लिया था, शुक्र है रुक गई। भाई अगले जन्म में सावधानी बरतना। तभी एक और जवाब आया, अरे भाई लुधियाना इतना महंगा नहीं है। मैं 1 हफ्ते के लिए गया था और कुल मिलाकर सिर्फ 15,000 खर्च हुए, जिसमें आने जाने की टिकट और ढेर सारा सामान भी शामिल है। मैं लुधियाना का ही रहने वाला हूँ। बस इतना कहूंगा कि तुम्हारा 1.5 लाख का बजट घूमने के लिए नहीं है। तुम यहाँ जमीन खरीद कर बसने का इरादा रख रहे हो क्या? मैं अभी भी लुधियाना में मजे कर रहा हूँ। यहाँ कीमतें बहुत वाजिब हैं, जो स्थानीय लोग देते हैं वही हमसे लिया जाता है, बहुत सुकून है। इन संदेशों को देखकर आकाश और पायल ने राहत की सांस ली। तो फिर चलें लुधियाना? पायल ने उत्साह से पूछा। पायल ने जोर से सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। वीडियो के आखिर में वो रसीला पकवान बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। हमारा पहला पड़ाव वही होगा। रात खामोश थी, चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था और परिंदे भी सो चुके थे। चाचा जी बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, जैसे तवे पर पराठा पलटा जा रहा हो। मोहित ने अपनी आंखें खोली और बेबसी से कहा, चाचा जी अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कह दीजिए, हम में कैसी झिझक। चाचा जी झटके से उठकर बैठ गए। देख, अगर मैं कहूं तो तू गुस्सा मत होना। मोहित भी उठ बैठा, मैं भला गुस्सा क्यों होऊंगा? इन सालों में मैं आप पर कभी नाराज नहीं हुआ। मोहित का मिजाज देख चाचा जी ने सावधानी से बात शुरू की, वो जो जगजीत साहब के रिजॉर्ट मुसाफिर रिजॉर्ट वाली बात थी। मैं वहां नहीं जाना चाहता। मोहित थोड़ा हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि चाचा जी इस वजह से परेशान थे। तो आप मेरे साथ घूमना चाहते हैं? वह भी ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? चाचा जी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तेरे साथ भी नहीं घूमना चाहता। मुझे घूमने फिरने का इतना शौक नहीं है, मेरी जगह यही है। तो क्या आप अपनी खुद की दुकान खोलना चाहते हैं? चाचा जी ने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर ना कर दी। मोहित उलझ गया, तो फिर आपका इरादा क्या है? अचानक मोहित के दिमाग में कुछ आया और उसने अनिश्चितता के साथ पूछा, क्या इसका संबंध उन 2 लोगों से है जो उस दिन आए थे? उसे याद आया कि वे 2 लोग चाचा जी से काफी देर तक बात कर रहे थे, शायद उन्होंने ही कुछ कहा होगा।
चाचा जी ने सिर हिलाया। वो जो चश्मा लगाए हुए दुबले पतले साहब थे, वो पर्यटन विभाग के बड़े अफसर लोकेश हनवत थे। वे चाहते हैं कि मैं उनके एक प्रोजेक्ट में मदद करूं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हमने किया था, पर्यटकों का मनोरंजन करना और उन्हें रसीले पकवान खिलाना। मोहित ने सोचते हुए सिर हिलाया। तो आप इसके लिए यहाँ रुकना चाहते हैं? चाचा जी बोले, मुझे ये काम बहुत सार्थक लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मैं अपने शहर के लिए कुछ कर पाऊंगा। मोहित ने पूछा, कोई शर्त? चाचा जी ने सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि काम बहुत होगा और वे बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, बस मुझे खुद सोचने को कहा। मोहित ने उत्सुकता से पूछा, महीने के कितने दे रहे हैं? चाचा जी थोड़ा झेंपते हुए बोले, वो, अगर सब ठीक रहा तो महीने के 15,000 रुपये। मोहित ने अपना सिर खुजलाया। 40,000 की पक्की नौकरी से सीधे 15,000 पर आ जाना, ये तो बहुत बड़ा अंतर था। चाचा जी ने भी वह हिचकिचाहट महसूस की और जल्दी से बोले, वे सरकारी सुविधाएं देंगे, खाना और रहना भी मुफ्त होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि साल में सिर्फ 2-3 महीने ही बहुत व्यस्त रहना होगा। बाकी समय मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। अगर मैं बाद में अपनी दुकान खोलना चाहूँ तो वे जगह ढूंढने में भी मदद करेंगे, बहुत फायदे हैं। मोहित ने हाथ हिलाया और कहा, फैसला आपका है चाचा। मुसाफिर रिजॉर्ट जाने का सुझाव पैसों के लिए नहीं था। अगर हमें सिर्फ पैसों की फिक्र होती तो अपनी दुकान खोलकर हम इससे कहीं ज्यादा कमा लेते। मुझे बस आपकी चिंता थी कि घर पर आप अकेले ना पड़ जाएं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता। चाचा जी खुश हो गए। मुझे पता था तू मान जाएगा। असल में वो साहब तुझे भी बुलाना चाहते थे, पर मैंने सोचा खानदान से एक ही आदमी का समाज सेवा करना काफी है। तू वो कर जो तुझे पसंद है। मोहित ने सिर हिलाया। उसका दिल भर आया। उसे इस तरह के बड़े आयोजनों का शौक नहीं था, कल की भीड़ ही उसके लिए बहुत थी। सरकारी प्रोजेक्ट में तो भीड़ और भी ज्यादा होगी, जो उसके स्वभाव को रास नहीं आती। चाचा जी, ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारे पास अभी पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि घर आराम से चल जाए। आप वही कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। अध्याय 104, नए साल का जल्दी आगाज। नए साल के दूसरे दिन आमतौर पर लोग काम पर नहीं लौटते। लुधियाना में तो बहुत से कारोबारी बसंत पंचमी के बाद ही अपनी दुकानें खोलते थे। लेकिन इस साल नज़ारा कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे सबने आपस में पहले ही तय कर लिया हो और लोग समय से पहले ही धंधे पर लौट आए थे। मोहित ने गौर किया कि बावर्ची सिस्टम के बाजार में जो सामान पहले धुंधला दिखाई देता था, अब वह खरीदने के लिए उपलब्ध था। यहाँ तक कि मोहित के स्टॉल के बगल वाले दुकानदारों ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। मदन लाल, जिन्हें सब मदन भाई कहकर बुलाते थे, अपना स्टॉल लगाकर सीधे मोहित की वैन के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, मोहित भाई, नए साल की बहुत बहुत बधाई। आज क्या खास खिला रहे हो? मोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको भी मुबारक हो मदन भाई। आज मैं रसीली पसलियां, रिब्स और कुछ ताज़ा रसीली सब्जियां तैयार कर रहा हूँ। चाचा जी ने उत्सुकता से खिड़की से झांका और पूछा, मदन, आज दुकान कैसे खोल ली? तूने तो कहा था कि तू 5 तारीख के बाद ही आएगा। मदन भाई बोले, इरादा तो 5 का ही था, पर मेरा बेटा जिद करने लगा कि इस समय दक्षिण भारत से बहुत से मेहमान आए हुए हैं। उसने इतने दावे के साथ कहा कि मुझे लगा मेहमानों को मना करना ठीक नहीं होगा, तो बस नए साल के तुरंत बाद चला आया। अरे मदन भाई, आप भी उसी कश्ती में सवार हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी कहने लगी कि इंटरनेट दक्षिण वालों की पोस्ट से भरा पड़ा है। वे सब अपनी टिकटें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दिनों पहुंच जाएंगे। उसने तो मुझे और मेरी घरवाली को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। हा हा हा। बलवंत सिंह भी उनके साथ जुड़ गए, सबको राम राम किया और गप्पों में शामिल हो गए। मोहित भाई, चाचा जी, कल जो आपने प्रोग्राम किया वह वाकई लाजवाब था। मेरी बेटी भी आई थी, आपको पता है ना। कल रात मैंने भी बिना पैसे दिए आपके हाथ की रसीली सब्जियों का मजा लिया। हा हा। मदन भाई थोड़े उलझन में बलवंत और मोहित को देखने लगे। प्रोग्राम? नए साल के पहले दिन कौन सा प्रोग्राम? तुम्हारी बेटी तो अभी स्कूल में है ना। उसने कौन से प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उसे मुफ्त खाना कैसे मिल गया? बलवंत हंसे। मदन भाई, आपको नहीं पता। कल के प्रोग्राम की खबरें तो पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और मदन भाई को कल का सारा माजरा समझाया। मदन भाई ने अफसोस में अपना पैर जमीन पर मारा। ओह, ये सब मेरी गलती है। कल दोपहर में मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और सो गया। इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। बलवंत जोर से हंसे। वाकई आपने बहुत कुछ खो दिया। कल जब से मेरी बेटी लौटी है, वह रसोई में मदद करने के लिए उतावली हो रही है, कभी सब्जियां धोती है तो कभी बर्तन। ऐसा लग रहा है जैसे वह अचानक बड़ी हो गई हो। और जो सब्जियां वह घर लाई थी, उनका स्वाद तो बस जन्नत था। उन्हीं के साथ मैंने और मेरी पत्नी ने एक पूरी बोतल खत्म की और ऐसी घोड़े बेचकर सोए कि क्या बताऊं। चाचा जी इस तारीफ पर हंसे, पर उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अरे बस ऐसे ही थोड़ा हाथ बटा दिया था। हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। हा हा। उनकी बातें सुनते सुनते मोहित पहले ही बावर्ची सिस्टम से सामान चुन रहा था।
शुद्ध सुअर की पसलियां 2 घंटे पहले कटी हुई। कीमत 180 रुपये किलो, 50 किलो से ऊपर 160 रुपये। रेटिंग 96। रीढ़ की हड्डी 2 घंटे पहले कटी हुई। कीमत 90 रुपये किलो, 50 किलो से ऊपर 70 रुपये। रेटिंग 96। बड़ी नली वाली हड्डियां 2 घंटे पहले कटी हुई। कीमत 110 रुपये किलो, 50 किलो से ऊपर 90 रुपये। रेटिंग 96। मोहित ने रीढ़ की हड्डी छोड़ दी और 100-100 किलो चाप, शुद्ध पसलियां और बड़ी नली वाली हड्डियां ऑर्डर कर दी। साथ ही सब्जी वाले हिस्से से 50-50 किलो मूली, कमल ककड़ी और सोयाबीन की फलियां जोड़ लीं। ऑर्डर देने के बाद उसने सिस्टम चेक किया और देखा कि उसका लेवल चुपचाप 28 पर पहुंच गया था और आज मिशन का चौथा दिन था। अपनी बिक्री का रिकॉर्ड देखकर मोहित मन ही मन मुस्कुराया और भारतीय खान पान की गहराई पर हैरान रह गया। पहले दिन के ट्रायल को मिलाकर उसने 4 दिनों में सिर्फ चाप, बीफ की नसें और मसालों वाले कानों का ही इस्तेमाल किया था। रसीले मीट की रेसिपी में इतने तरह के मांस होते हैं कि उसे लगा अगर वह रोज बदले तब भी उसे 1 साल लग जाएगा। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह उतना ही खाओ जितना पचा सको वाली बात में विश्वास रखता था। इसके अलावा आगे चलकर चाचा जी को ही यह रसीले मीट का काम संभालना था, इसलिए पोर्क और बीफ में महारत हासिल करना ही काफी था। ऑर्डर देने के बाद सामान पलक झपकते ही पहुंच गया। दुकानदारों ने अपनी गप्पें खत्म की और काम में जुट गए। मोहित और चाचा जी ने वैन का दरवाजा बंद किया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। पसलियां और बड़ी हड्डियां पहले से ही कटी हुई आई थीं। उनके पास हड्डियों को काटने वाली एक खास मशीन है जो बहुत तेजी से काम करती है। अगर हाथ से काटा जाता तो बहुत समय बर्बाद होता और वैन भी ऐसे हिलती जैसे भूकंप आया हो, जिससे बाहर खड़े लोग सोचने लगते कि अंदर क्या हो रहा है। बड़ी हड्डियों में जांघ और पैर की हड्डियां होती हैं, जिनमें काफी मांस लगा होता है। उन्हें बीच से काटा गया था। एक हाथ से एक बार में एक ही हड्डी पकड़ी जा सकती थी, क्योंकि गर्म होने पर वे और भी फूल जाती हैं। मोहित ने पहले बड़ी हड्डियों को उबाला, क्योंकि उन्हें शुद्ध पसलियों के मुकाबले पकाने में ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर का गूदा मज्जा शोरबे के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। मोहित ने सिर्फ दिखाने के लिए एक हिस्सा उबाला और फिर चाचा जी को अभ्यास करने के लिए कहा। चाचा जी ने बहुत ही बारीकी से काम किया, उन्होंने तब तक पानी बदला जब तक कि झाग पूरी तरह साफ नहीं हो गया। मोहित बीच बीच में जरूरी सुझाव देता रहा ताकि चाचा जी को सब अच्छे से याद रहे। उबालने के दौरान खौलते पानी में ठंडा पानी डालना पानी का झटका देना कहलाता है। इसका मकसद तापमान को कम करना और हड्डियों के अंदर के खून को बाहर खींचना है। अगर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है तो बाहर का हिस्सा पक जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा, जिससे खून अंदर ही जम जाएगा और स्वाद बिगड़ जाएगा। चाचा जी के पास मेज पर एक नोटबुक रखी थी और उनके कान के पीछे एक पेन लगा था। जब भी मोहित कुछ बोलता, चाचा जी उसे नोट कर लेते। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, पर फौज में अपने उस्ताद की मदद से उन्होंने लिखना सीख लिया था। मोहित ने खुद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चाचा जी को मोहित की लिखावट समझ नहीं आती थी। चाचा जी की लिखावट भले ही बहुत सुंदर न हो, पर वह इतनी साफ थी कि कोई भी पढ़ ले, जबकि मोहित की लिखावट एकदम इसके उलट थी, जैसे किसी ने कागज पर मकड़ी छोड़ दी हो। वह इतनी हड़बड़ी में लिखता था कि बाद में खुद ही भूल जाता था कि क्या लिखा है। जैसा कि चाचा जी मजाक में कहते थे, अगर मैं एक मकड़ी की टांग पर स्याही लगाकर उसे कागज पर छोड़ दूं, तो उसके निशान तेरी लिखावट से ज्यादा सुंदर होंगे। मोहित इस पर बेबस महसूस करता था। लगता है कुछ लोगों को सुंदर लिखने का वरदान मिलता है, और कुछ मोहित जैसे होते हैं जिनकी लिखावट देखकर सिर चकरा जाए। अध्याय 105 जन्मजात भोलेपन की फितरत। वाह, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं परियों की कहानियों वाली दुनिया में आ गई हूँ। अरे देखो, वो बर्फ से ढके हुए पेड़, क्या ये बिल्कुल फ्रोजन फिल्म के दृश्यों जैसे नहीं लग रहे? और यहाँ के लड़के लड़कियाँ कितने लंबे हैं, मुझे तो यहाँ कोई नाटा इंसान दिख ही नहीं रहा। जब से पायल हवाई जहाज से उतरी और लुधियाना में कदम रखा है, उसकी हैरानी खत्म ही नहीं हो रही। गोवा का नज़ारा भी अच्छा था, पर वैसी चीज़ें और जगहों पर भी देखी जा सकती हैं। लेकिन लुधियाना का ये बर्फीला मंजर अलग था, ऐसा कुछ और कहीं देख पाना नामुमकिन है। यहाँ की पुरानी इमारतें उसे किसी बर्फीले साम्राज्य जैसा एहसास करा रही थीं। अगर इस बार हमारे साथ ठगी नहीं हुई, तो मैं अपनी सभी सहेलियों को यहाँ आने की सलाह जरूर दूंगी। आकाश ने सिर हिलाया। वैसे भी इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटकों को लूटा नहीं जाता। मैंने सुना है कि अगर कोई ठगी करने की कोशिश करता है, तो स्थानीय लोग ही शिकायत होने से पहले उसकी दुकान बंद करवा देते हैं। दोनों ने पहले टैक्सी स्टैंड जाने का सोचा, पर वहां लंबी कतार देखकर इरादा बदल दिया। क्या बाहर चलकर किस्मत आजमाएं? यहाँ तो गाड़ी मिलने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर उन्हें कुछ लोग सवारी ढूंढते हुए दिखे। पायल ने ड्राइवरों के चेहरों को गौर से देखना शुरू किया। हमें किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढना होगा, ताकि हम फिर से ठगे न जाएं। आकाश बेबसी से मुस्कुराया। क्या तुम वाकई सिर्फ चेहरा देखकर बता सकती हो कि कौन भरोसेमंद है? क्यों नहीं, जो उम्र में बड़े होते हैं, वे आमतौर पर ज्यादा ईमानदार होते हैं।
अचानक उसने एक ड्राइवर की ओर इशारा किया, उसकी आंखें चमक उठी। वो देखो, वो उम्रदराज लग रहे हैं, शायद ज्यादा भरोसेमंद होंगे। चलो उन्हीं से पूछते हैं। इतना कहकर उसने आकाश का हाथ पकड़ा और उस ड्राइवर की ओर दौड़ पड़ी। ताऊ जी, विंटर कार्निवल जाने के कितने पैसे लोगे? बूढ़े ड्राइवर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत समझ गया कि ये बाहर से आए हैं। उसने चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। विंटर कार्निवल तो बहुत दूर है, मैं आमतौर पर वहां नहीं जाता। आप किसी और से पूछ लीजिए। पायल और आकाश के चेहरे खिल उठे। आमतौर पर वहां नहीं जाना एक अच्छी बात थी। ग्राहकों को मना करना क्योंकि वह वहां नहीं जाता, ये बताता है कि वह उसूलों वाला आदमी है, पक्का भरोसेमंद होगा। पायल ने विनती की, ताऊ जी, कृपया एक बार हमें ले चलिए। इतने ड्राइवरों में से मैंने पहली नज़र में आपको ही चुना है। आप हमें धोखा नहीं देंगे। बूढ़ा ड्राइवर कुछ नहीं बोला, बस चेहरे पर परेशानी के भाव बनाए रखे। प्लीज ताऊ जी, हम दूर से आए हैं और यहाँ बिल्कुल अनजान हैं। क्या आप एक बार के लिए हमारी मदद कर सकते हैं? शायद पायल की मिन्नतें काम कर गईं। बूढ़े ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली। अच्छा ठीक है, एक चक्कर लगा देता हूँ। वैसे तो इसके कम से कम 500 रुपये लगते हैं, पर तुम लोग दूर से आए हो तो लाओ बस 400 रुपये दे देना, मेरा तेल पानी निकल आएगा। वाह, पायल बहुत खुश हुई और उसने आकाश को आंख मारी, जिसका जवाब आकाश ने तुमने कर दिखाया वाले अंदाज में दिया। जैसे ही वे अपना सामान गाड़ी में रखने वाले थे, एक गुस्से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। हवाई अड्डे से विंटर कार्निवल सिर्फ 40 किलोमीटर है, राजा महाराजा भी 120 रुपये से ज्यादा नहीं मांगते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 400 रुपये मांगने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम जैसे लोग पूरे लुधियाना का नाम खराब कर रहे हो। आकाश और पायल चौंक गए और आवाज की दिशा में मुड़े। सन्नी लिन म्यू गुस्से में उनकी ओर आ रहा था। लुधियाना की बदनामी तुम जैसे लोगों की वजह से ही होती है। बूढ़ा ड्राइवर चिढ़ गया। ओए लड़के, तू किससे जुबान लड़ा रहा है? क्या तुझे पंगा लेना है? सन्नी ने अपनी जैकेट उतारी, जिससे उसके नीचे की टाइट जिम शर्ट दिखने लगी। उसकी मजबूत मांसपेशियां साफ बता रही थीं कि वह काफी ताकतवर है। चलो फिर कहीं को ना पकड़ें और फैसला कर लें। यह मत कहना कि मैं बुढ़ापे का फायदा उठा रहा हूं, मैं अपना एक हाथ पीछे बांध लूंगा। सन्नी का शरीर देखकर बूढ़े ड्राइवर के पसीने छूट गए। उसे अंदाजा हो गया कि वह इससे जीत नहीं पाएगा। मेरे पास और भी काम है, तेरे जैसे से मुंह लगना बेकार है। धमकी भरे लहजे में बोलकर बूढ़ा ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से रफू चक्कर हो गया। आकाश और पायल हक्के बक्के रह गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया। पर उन्हें यह एहसास जरूर हो गया कि वे फिर से लुटते लुटते बचे हैं। सन्नी ने भागते हुए ड्राइवर को देखा, एक ठंडी सांस ली और जीत के अंदाज में मुस्कुराया। उफ, तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और सन्नी, जिसने सिर्फ एक शर्ट पहनी थी, उसे महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां जम रही हों। उसने जल्दी से अपने हाथ रगड़े और वापस जैकेट पहन ली। क्या आप लोग विंटर कार्निवल जा रहे हैं? आकाश ने सिर हिलाया पर जल्दी से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो आज हम फिर से ठगे जाते। सन्नी ने आह भरी, तुम लोग वाकई बदनसीब हो, इतने ड्राइवरों में से तुमने उसी को चुना जो पर्यटकों को लूटने के लिए मशहूर है। पायल को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि ड्राइवर उसने ही चुना था। विंटर कार्निवल जाना है ना? आइए, मैं छोड़ देता हूँ, कोई पैसे नहीं लूंगा। आकाश ने तुरंत मना किया, नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते, जो भी किराया होगा, मैं दूंगा। आपने पहले ही हमारी इतनी मदद की है, हम बिना पैसे दिए नहीं जा सकते। सन्नी ने उनका सामान पकड़ लिया। अरे छोड़िए, आप हमारे मेहमान हैं, पैसों की बात मत कीजिए। वैसे भी मेरा मन रसीला मीट खाने का हो रहा है, तो साथ ही चलते हैं। पायल ने जैसे ही रसीले मीट का नाम सुना, वह खुशी से बोली, क्या आप मोहित के रसीले मीट की बात कर रहे हैं? सन्नी ने हैरान होकर पूछा, आपको भी पता है? पायल ने जोर जोर से सिर हिलाया, हाँ, हमारा पहला प्लान ही वहां जाकर रसीला मीट खाने का था। सन्नी खिलखिलाकर हंसा, तो फिर साथ ही चलते हैं, आज की दावत मेरी तरफ से। उसने सूटकेस उठाया, अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और फोन मिलाया। हेलो पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक फर्जी टैक्सी वाला जिसका नंबर लुध 4X है, पर्यटकों को लूट रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कृपया उस पर कार्रवाई करें, वह लुधियाना की छवि खराब कर रहा है। आकाश और पायल को सन्नी के साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा। जब तक वे गाड़ी तक पहुंचे, उनकी सांस फूल चुकी थी। गाड़ी 7 सीटों वाली वैन थी, जिसके अंदर हर्ष और अमित पहले से बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर आकाश और पायल का स्वागत किया। सन्नी के हवाई अड्डे पर सवारी ढूंढने का एक कारण था। ये सब चाचा जी के फैसले से शुरू हुआ था। मोहित और चाचा जी ने पहले ही जगजीत सिंह सन्नी के पिता को फोन करके चाचा जी के फैसले के बारे में बता दिया था। जगजीत सिंह को इस बात का दुख हुआ कि चाचा जी उनके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया और कहा कि उनके रिजॉर्ट के दरवाजे चाचा जी के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन सन्नी को जो 2000 रुपये का इनाम मिलने वाला था, वह उसके पिता ने वापस ले लिया था। इसका मतलब था कि उसे अपने खर्चे निकालने के लिए खुद मेहनत करनी होगी।
पर साथ में 2 दोस्त भी थे, तो वह उन्हें छोड़कर तो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने बस वैन उठाई और सवारी ढूंढने निकल पड़ा। जो कमाई होती वह उसकी होती, और तेल का खर्चा उसके पिता का। मैं आपको बता रहा हूँ, मोहित का रसीला मीट इतना लाजवाब है कि उसका रंग, उसकी बनावट और स्वाद सब एकदम परफेक्ट है। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, और अगर नहीं मिला तो सपनों में भी लार टपकाओगे। अमित और हर्ष ने सन्नी की बात पर जोर जोर से सिर हिलाकर सहमति जताई। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें, ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।